So this is your RTP for September 2026, okay, of corporate and other law. Case study 1, question number 1. Robust Builders and Developers Limited created a charge on its Hisar land. ठीक है, चार्ज बनाया है हिसार लैंड पे चार्ज कर रखा है कितने का ऑन 1 मई 2019 पे उसने चार्ज किया है एंड फाइल फॉर्म CHG1 ऑन 16 में 2019 और उसने क्या किया CHG फॉर्म जो भरना होता है फॉर इंटीमेटिंग बताने के लिए कि हमने चार्ज लगाया है ऑन 16 में 2019 ठीक है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक को किया है चार्ज और 16 तक बता दिया क्या होगा 30 डेज के अंदर हमें बताना होता है यस 30 डेज के अंदर उसने बना दिया है ठीक है 15 30 पर उसने बताया है तो देखो चार्ज वाज रजिस्टर्ड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट ऑफ 30 डेज हेंस नो पेनल्टी हाँ ठीक है नहीं कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी 30 दिन के लिमिट में उसने 30 दिन के अंदर अंदर जो उसने CHG फॉर्म भर दिया ठीक है रजिस्टर कर दिया चार्ज को company was required to register charges in 7 days no since registration happened 15 days after creation it falls outside the prescribed time limit and the charge would void against the company charges void against the company नहीं 30 डेज की लिमिट होती है 30 डेज के अंदर अंदर उसने काम किया है उसको कोई भी पेनल्टी नहीं देती रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्जेस ऑप्शनल वेयर द अमाउंट सिक्योर्ड इज लेस देन 1 करोड़ ये तो बिल्कुल भी कतई नहीं है ऑप्शन नंबर 1 देखो Section 787 of the Companies Act 2013 it is duty of the every company किसकी कंपनी हर एक कंपनी की क्या होती है ड्यूटी होती है कि आपको चार्ज करना पड़ेगा क्रिएट करना पड़ेगा अगर आप करते हो अगर आप चार्ज क्रिएट करते हो विद इन और आउटसाइड द इंडिया ऑन इट्स प्रॉपर्टी या एसेट पे चाहे हमने इंडिया में लिया हो चाहे इंडिया के बाहर लिया हो कोई प्रॉपर्टी है कोई एसेट और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग टू रजिस्टर द पर्टिकुलर तो आपको उस चार्ज को रजिस्टर कराना ही पड़ेगा with the registrar of company और कितने दिन में 30 दिन के अंदर अंदर of its creation in the prescribed form फॉर्म नंबर क्या है CHG1 है for other than debentures और फॉर्म नंबर CHG9 for debentures ये debentures के CHG9 लगता है बाकी सबके लिए CHG1 लगता है on the payment of prescribed fees एनालिसिस देखो द चार्ज वाज क्रिएटेड ऑन 1 मई 2019 जो चार्ज वो कब बना था 1 मई को और 16 मई को उसको फाइल कर दिया तो 15 डेज के अंदर अंदर उसने कर दिया विच इज वेल विद इन द 30 days statutory window. This is a change of the register on the time with normal fees and no question of delay, additional fees or penalty arises. Okay, now moving on to the MCQ 2. The company repeat the loan on 15th May 2025 को उसने लोन को पे कर दिया ठीक है एंड रोजालिया इमीडिएटली फाइल फॉर्म CHG4 और उसने क्या किया फिर तभी के तभी CHG4 भर दिया कंपनी ने रीपे किया रोजालिया ने उसको फाइल किया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू इंटीमेट ROC कंपनी को बताना चाहिए था ROC को कि सेटिस्फाई हो गया चार्ज विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन ठीक है सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज नीड नॉट टू बी रिपोर्टेड अगर सेटिस्फाई होता चार्ज तो उसको बताने की जरूरत नहीं होती क्यों नहीं होती बताना होता है ओनली द बैंक इज अ होल्डर और चार्ज कैन फाइल द फॉर्म अगर बैंक के पास हम जा रहे हैं बैंक के पास अगर हम चार्ज रखवा रहे हैं वो होल्डर है चार्ज को तो खाली वही बता सकता है क्या नहीं satisfaction of charge can be reported at time before winding up क्या आ जाएगा कंपनी जो है उसको क्या करना होगा ROC को बताना होगा जब वो सेटिस्फाई कर लेगी चार्ज को पे कर देगी पूरा विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फैक्शन 30 दिन के अंदर देखो सेक्शन 82 क्या कहता है कंपनी सेक्शन 13 कंपनी शैल गिव इंटीमेशन कंपनी को बताना चाहिए रजिस्ट्रार ऑफ द पेमेंट को ठीक है रजिस्ट्रार को की पेमेंट के लिए और सेटिस्फेक्शन के लिए इन द फुल ऑफ एनी charge registered under chapter 6 within the period of 30 days from the date of such payment or satisfaction inform CHG4 proviso के कहते हैं registrar may on application by the company registrar क्या कर सकता है जब एप्लीकेशन मिले on application by the company या फिर चार्ज होल्डर के allow such intimation of payment or satisfaction to be made within period of 300 days of such payment or satisfaction charge of such additional fees as may be prescribed अगर आपने 30 दिन के अंदर नहीं बना था वो 300 डेज देता है पर आपको साथ में क्या करना पड़ता है पेमेंट भी प्रिस्क्राइब्ड पेमेंट भी देनी पड़ती है सेक्शन 82 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 According to the case scenario, Rosalia filed form number CHG1 ठीक है उसने CHG1 भरा along with the other requisite documents and charge was duly registered चार्ज जो अच्छे से सही से रजिस्टर भी हो गया by the jurisdiction registrar of the companies on 16 May 2019
आफ्टर टर्म लोन वाज रीपेड, जब टर्म लोन को हमने पे कर दिया पूरा, आरओसी इशूड अ सर्टिफिकेट रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ऑफ सैटिस्फैक्शन। फिर आरओसी ने क्या किया, एक सर्टिफिकेट इशू किया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज, भाई चार्ज जो है सैटिस्फाई हो गए इन द फॉर्म सीएचजी 5, जो कि 26 जून 2025 का। ठीक है, ओके। Keeping in the view the relevant provisions for how long the instrument by which charge was created required to be preserved, कितने दिन के लिए हमें रखना होता है, कितने टाइम के लिए हमें रखना होता है, किसी भी चार्ज जो बना होता है, जो भी हमने क्रिएट किया होता है, या हम उसको पे कर देते, तो कब तक हमें वो बात जो है प्रिजर्व करके रखनी होती है, बताओ। वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हमें कब तक प्रिजर्व करके रखना होता है? ऑप्शन नंबर ए, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रिजर्व, उसको प्रिजर्व करके मत ही रखो। इट मस्ट प्रिजर्व फॉर द 8 ईयर्स, 8 साल के लिए रखना है। ठीक है, ऑफ द इशू ऑफ द सर्टिफिकेट इन द फॉर्म सीएचजी, जब वो इशू हो रहा हो सर्टिफिकेट तब इन फॉर्म सीएचजी 5। इट मस्ट बी प्रिजर्व परमानेंटली, परमानेंटली उसको प्रिजर्व करके रख लो, और इट मस्ट बी प्रिजर्व फॉर 8 ईयर्स, 8 ईयर्स के लिए रखेंगे, लेकिन कब रखेंगे? 15th में से, यानी कि डेट ऑन विच द कंपनी मेड फुल रीपेमेंट, जब उसने पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया उसके बाद। क्या होता है, जो चार्ज होता है उसकी जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू जो चार्ज क्रिएट हुआ था, उसको आपको 8 ईयर्स तक रखना होता है प्रिजर्व करके, बट कब से? फ्रॉम द डेट ऑन विच द कंपनी मेड फुल एंड फाइनल रीपेमेंट ऑफ द लोन, जब कंपनी ने फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दी उसके बाद से 8 साल के लिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। देखो, रूल 10 4 of the companies rule 2014 registrar of charges form CHE 7 maintained by the companies shall be preserved permanently. ठीक है, the instrument creating a charge to the modification thereof shall be preserved for a period of 8 years from the date of satisfaction of charge. क्या बोला उसने? register of charges maintained by the company, उसमें shall be preserved permanently, वो हमेशा रहेगा, उसकी परमानेंटली बात होती है कि जो भी रजिस्टर ऑफ चार्ज कौन बना रहा है? कंपनी बना रही है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग अ चार्ज, वो इंस्ट्रूमेंट जो चार्ज क्रिएट कर रहा था या मॉडिफिकेशन जो भी है उसको हमें प्रिजर्व कर करना चाहिए 8 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सैटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज विद द कंपनी। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि कहीं पूछ लिया ये तो आपको यही याद रह गया कि भाई 8 इयर्स तक रखना होता है और फुल एंड फाइनल पेमेंट तक रखना होता है। रखना तो होता है, वो इंस्ट्रूमेंट रखना होता है, रजिस्टर और चार्जेस तो परमानेंटली रहते हैं। The satisfaction of charge occurred on the date of full and final payment, which is 15th May 2025. Therefore, the instrument creating a charge must be preserved for 8 years from 15th May 2025, not from the date of ROC certificate. जब उसे सर्टिफिकेट दे तब नहीं, जब हम कब मानते हैं? जब हमने पेमेंट कर दी, डेट ऑन द विच कंपनी में फुल एंड फाइनल पेमेंट। ओके, now question number 4. Robust Builders and Developers Limited implemented a policy requiring executive level employees to furnish a non-interest bearing security. कैसा non-interest bearing security रखना है? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? रोबस्ट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इंप्लीमेंटेड अ पॉलिसी रिक्वायरिंग एग्जीक्यूटिव लेवल एम्प्लॉइज, जो एग्जीक्यूटिव लेवल एम्प्लॉइज हैं उनको क्या करना पड़ेगा? नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा, नॉट एक्सीडिंग देयर एनुअल सैलरी, जिनकी एनुअल सैलरी से ज्यादा का नहीं होगा वो सिक्योरिटी डिपॉजिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्या पढ़ा है हमने? इस टाइप के डिपॉजिट्स का क्या होता है? जो क्या बोलते हैं, जो भी हमारे अगर एम्प्लॉइज हैं उनको हम बोल रहे हैं कि भाई आपको डिपॉजिट रखना पड़ेगा, अगर वो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी है और अगर वो एनुअल सैलरी तक के ही हैं। ठीक है, अगर वो नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है और वो एनुअल सैलरी से एक्सीड नहीं करता अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वो डिपॉजिट को हम डिपॉजिट नहीं मानते, उन डिपॉजिट्स को हम डिपॉजिट नहीं मानते। ओके सर, डिपॉजिट आर ट्रीटेड एज अ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी, नहीं हम डिपॉजिट नहीं मानते। सच डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट सिंस दे आर नॉन इंटरेस्ट bearing received from employees and do not exceed their annual salary under the contract of employment. Yes, employee security does deposits are prohibited. सच डिपॉजिट्स रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ROC ये नहीं है। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नॉन इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट रखवाया है तो हम उसको डिपॉजिट नहीं मानते। अगर पैसे कुछ रखवाए हैं हमने सिक्योरिटी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी है नॉन इंटरेस्ट बियरिंग है और एनुअल सैलरी से इंक्रीज नहीं है, एक्सीड नहीं करता, तो हम उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। इट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कॉलिंग
deposit. ठीक है, देखो सेक्शन रूल 22 ऑफ द कंपनीज रूल 2014, any amount received from an employee of the company not exceeding his annual salary under the contract of employment with the company in the nature of non-interest bearing security deposit is specifically excluded from the definition of deposit. तो स्पेसिफिकली क्या है, एक्सक्लूडेड है डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट से. देखो, नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग होनी चाहिए और एनुअल सैलरी से इंक्रीज नहीं करनी चाहिए. ठीक है, एंड है एंड. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द कोरम ऑफ द ईजीएम ऑफ द रोबस्ट बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड वाज कंस्टिट्यूटेड बाय द मेंबर्स एक्सक्लूडिंग प्रॉक्सीज गिवन दैट द कंपनी से पब्लिक कंपनी. कौन सा मिनिमम कोरम रिक्वायर्ड होगा, कौन सा होता है पब्लिक कंपनी में, अगर 1000 है या 1000 से कम है तो कितने मेंबर्स चाहिए, 5 चाहिए, है ना. और नहीं तो कितने चाहिए होते हैं, अगर 1000 है या 1000 से कम है तो 5, अगर 1000 यानी 1001 है और उससे 5000 तक है तो हमारे 15. ठीक है, और अगर 5000 मेंबर्स से ज्यादा हैं तो हम 30 को कोरम मान लेंगे. अब हमें यहाँ पे केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी, कितने मेंबर्स है उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं कि हमारा 5 आएगा, 15 आएगा या 30 आएगा कोरम के लिए. ओके, 640 मेंबर्स. ठीक है, 640 है यानी कि ऑब्वियसली 1000 या उससे कम है तो हमारे क्या आ जाएंगे, 5 मेंबर्स आ जाएंगे. 5 members personally present. देखो लीगल प्रोविजन क्या कहते हैं, सेक्शन 103 of the Companies Act 2013, unless the articles of company provided for a large number. अगर आपकी जो articles of company है वो अगर इनसे ज्यादा ना बोले तो यही मान लेते हैं हम कि 5 members अगर personally present हो, अगर जो number of members है as in the date of meeting is not more than 1000. ठीक है, पब्लिक कंपनी की बात हो रही है. 15 members personally present है तो 1000, बट से ज्यादा लेकिन 5000 तक, और 5000 से ज्यादा तो 30 members present. ओके, एनालिसिस किया, देखो रॉबर्ट्स बिल्डर्स की कितने हैं, 640 मेंबर्स है ऑन द डेट ऑफ ईजीएम. सिंस 640 जो है 1000 से कम होता है, रिक्वायर्ड मिनिमम कोरम ऑफ 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट. प्रॉक्सीज कैन नॉट बी काउंटेड फॉर कोरम. प्रॉक्सीज को कभी भी हम कोरम के लिए नहीं काउंट करते. जो 3 प्रॉक्सीज हैं हमारे वो कोरम के, हम उसको नहीं काउंट करेंगे. प्रॉक्सीज आर एक्सक्लूडेड व्हेन कैलकुलेटिंग कोरम अंडर सेक्शन 103 अनलेस स्पेसिफिकली परमिटेड बाय आर्टिकल. लेकिन हम यही मान के चलते कि proxies are not included. Then I assume on 27 June 2025, date of the EGM, few members than required for quorum were present. ठीक है, quorum से कम थे at the scheduled time of 11 AM. Another companies in 2013, what is the correct legal view? क्या होगा अगर quorum नहीं है तो क्या होता है, adjourn हो जाती है मीटिंग, यही होता है. और कब होती है adjourn, अज्ञात तो स्पेसिफिकली बताया हो, और अगर नहीं बताया होता तो क्या होता है, सेम डे, नेक्स्ट वीक, सेम टाइम, सेम प्लेस. अगर कोरम आधे घंटे तक क्या ना हो, अगर आधे घंटे तक कोरम ना बने तब. ठीक है, तो क्या है, मीटिंग स्टैंड्स कैंसल परमानेंटली, नहीं, द मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न. यस. Chairman and managing director can single-handedly conduct the meeting. No. The proxies present can constitute themselves as quorum. No, proxies can't. The meeting shall stand adjourned to the same day next week at the same time and place. And if quorum is still not present, अगर quorum कभी भी present नहीं हो तो within an half an hour तो हम क्या करते हैं, the time appointed for the meeting, the members actually present shall be considered a quorum. अगर adjourned meeting में भी आधे घंटे तक
कोरम नहीं होगा तो जितने भी मेंबर्स हैं चाहे एक या दो उनको ही हम कोरम मान लेते हैं, डीम्ड कोरम मान लेते हैं। देखो, according to section 103, the quorum is not present within half an hour from the time appointed for holding a meeting of the company. If called upon the requisition of the members under section 100, the meeting shall stand cancelled. In other case, क्या होता है, meeting shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time and place or such other date and such other time place जो भी board ने decide किया हो. तो 103 के according क्या होता है, if at the adjourned meeting also quorum is not present तो फिर आधे घंटे के अंदर from the time appointed for the holding the meeting the members present shall be the quorum. जो present है उनको ही हम quorum मान लेंगे. Now question number 7. Okay, first of all, creation of charge section 77 within 30 days बनाना होता है, create करना होता है. Extension दी जा सकती है up to plus 30 days on the ad valorem fees. Form CH1, CHG1 and CHG99 किसका था वाला डिवेंचर्स वाला. Satisfaction of charge 82 within 30 days from the satisfaction. Extension इसमें कितनी मिल जाती है 300 की. satisfy हो रहा था क्रिएट करने के लिए 30 days ज़्यादा होते हैं बस. और ये CHG4 में हो सकता है और सर्टिफिकेट CHG5 में मिलेगा. प्रिजर्वेशन पीरियड क्या होता है आपका, रजिस्ट्रेशन परमानेंटली हम रखते हैं, रजिस्टर जो होता है वो हम परमानेंटली रखते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो 8 years तक रखते हैं फ्रॉम द सैटिस्फैक्शन फुल जब हो जाता है सेटिस्फाइड तब. ठीक है. फॉर्म CHG7 में उसका कोरम सेक्शन 3000 वही आपको बताया, मेंबर्स 5, 15 and 30 एक्सक्लूड प्रॉक्सीज. नाउ केस स्टडी 2 क्वेश्चन नंबर 7 इसका. Considering the voting results at the first meeting, what would be the legal position of the proposed compromise and arrangement? क्या बोला है, voting results at the first meeting. Legal position of the proposal, it would automatically become the binding without tribunal. Okay, we have to read. Apex Clean Energy LLP engaged in a business of manufacturing solar powered equipment has been facing severe liquidity constraints due to the decline in the demand and delays in the recovery of receivables. As on the 31st March 2026, the LLP owes 8 crore to its creditors and has accumulated losses, leading to disputes among certain partners regarding the future capital commitments. To revive the business, the designated partners proposed a compromise and arrangement on LLP. ठीक है, compromise और arrangement करी है उन्होंने. Accordingly, one of the major creditors filed an application. Tribunal को application दी section 60 के according, seeking an order for the meeting of creating and partners to consider a restructuring plan under which creditor would accept 80%. Creditor ने कितने accept कर लिए 80% of the outstanding dues in the full settlement, and the partners would agree to defer their profit sharing entitlement for the next 2 years. After considering the application, tribunal ordered separate meeting of the creditors. दोनों के लिए अलग अलग रखे उन्होंने, creditors के लिए और partners के लिए. तो at the creditors meeting, creditor ने 78% जिन्होंने hold कर रखा था, holding 78% in the value of the debt represented at the meeting voted to approve the scheme. 78% ने हाँ बोल दिया, ठीक है we will approve it. ठीक है. और क्या बोला उसके बाद, partners holding 74% in the value of the capital contribution represented at the meeting voted to approve the proposal. और लेकिन जो पार्टनर्स उन्होंने कितना किया 74% किया. अब हमें बताना है, देखो किसका कितना था, 78% था जो क्रेडिटर्स है उनका और 74% है पार्टनर्स का. तो देखो उसने बोला इट वुड बी ऑटोमेटिकली बिकम बाइंडिंग. बाइंडिंग हो जाएगा. क्या करना होता है हमें, अगर हमें वो करना होता है तो कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट के लिए हमें SR पास करना होता है. SR में यानी कि हमें 75% चाहिए. ठीक है, 75% चाहिए तो उसका तो 78% है वो तो चल जाएगा, लेकिन दूसरे वाला पार्टनर वाला तो खाली 74% है, वो तो थोड़ी ना चलेगा, 1% तो कम है ना. Approved because both creditors and partners approve. Fail because creditors do not approve 80% is the value. Yeah, it would fail because partners responsibility only 74% the value approve the scheme. D part क्योंकि खाली वो 74% ही थी इसलिए वो फेल कर. Section 60 of the LLP Act 2008. If a majority number presenting 3/4 in value, at least 75% in value, the creditors or partners, as the case may be, present and voting either in the person or proxy at the meeting, agree to the any compromise or arrangement. The compromise or arrangement shall, if sanctioned by the tribunal, be binding on all. वो binding हो जाएगा सब पर. Creditors ने तो 78% बोल दिया, जो कि 75% से ज़्यादा, तो वो तो valid हो जाएगा, लेकिन ये fail कर गए statutory 3/4 मेजोरिटी को. therefore जो स्कीम है वो फेल कर जाती है.
due to the partner approval failing below the 75% value threshold. Okay. Now question number 8. Can the tribunal sanction the scheme when the LLP failed to disclose the pending investigation proceeding? अगर LLP ने डिस्क्लोज ही नहीं किए पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग तो क्या ट्रिब्यूनल सैंक्शन कर देगी स्कीम को? ऑल्दो इट डिस्क्लोज इट्स लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन, लेकिन उसने फाइनेंशियल पोजीशन में साफ साफ बता दिया। जब उसने फाइनेंशियल पोजीशन बता दी तो फिर कोई बात नहीं, डिस्क्लोज एक आधा चीजें नहीं की तो क्या हुआ? नहीं, जब तक सारे मटेरियल फैक्ट्स नहीं बता देती जिसके अंदर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन भी आता है, वो आपको ट्राइब्यूनल को बताना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं बता देती तब तक ट्रिब्यूनल सैंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए yes because disclosures of financial statement alone is sufficient, no unless all the material facts including pending investigation are disclosed in the tribunal. Yes if the creditors have approved the scheme. No because the compromise and arrangement is not permitted where investigations are pending. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको बताना था, आपको डिस्क्लोज करने थे फैक्ट्स को जो कि आपने नहीं किए। ठीक है, देखो सेक्शन नंबर 60 of the LLP Act 2008, no compromise arrangement shall be sanctioned by the tribunal unless LLP discloses। क्या LLP को क्या डिस्क्लोज करना होता है? All the material facts related to the LLP, सारे मटेरियल फैक्ट्स जो भी एलएलपी के थे इंक्लूडिंग द लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन का एलएलपी वो बताए, लेटेस्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ द एलएलपी, और एलएलपी के जो भी अकाउंट्स है उसकी ऑडिटेड रिपोर्ट दिखानी होती है। Full and true disclosures of pending investigation by affidavit is mandatory to statutory conditions precedent. The tribunal cannot sanction the scheme if this disclosure is suppressed. Okay, वो नहीं करेगा। Now question number 9, the tribunal sanctioned the scheme on 1st August. ट्रिब्यूनल ने सैंक्शन कर दिया 1st अगस्त को, लेकिन जो एलएलपी उसने ऑर्डर को क्या किया, बट द एलएलपी फाइल्ड द ऑर्डर विद द रजिस्टर ऑन 20 सितंबर। 1 अगस्त को किया था स्कीम का, और उसने जो है 20 सितंबर को जाके फाइल किया है रजिस्ट्रार के पास। क्या लास्ट डेट है? ऑर्डर करने की लास्ट डेट क्या होती है? 30 days फ्रॉम द सैंक्शनिंग ऑफ द स्कीम, विच इज 1st अगस्त से 31 अगस्त हो गया। सी पार्ट देखो, according to section 60 of the LLP Act 2008, an order made by the tribunal shall have effect only after the certified copy। तब कब इफेक्ट होगा? जब सर्टिफाइड कॉपी जो है फाइल होगी एलएलपी बाय द एलएलपी विद द रजिस्ट्रार। जब तक रजिस्ट्रार को एलएलपी फाइल नहीं कर देती, ठीक है, तो क्या होगा? कितने दिन में? 30 days ऑफ मेकिंग सच ऑर्डर। कैलकुलेशन को 1st अगस्त वही 31 दिन, अगस्त हैज 31 days से 30 days का क्या आ जाएगा? 31 अगस्त एज 30 days, वो आप कैलकुलेट करना है, 30 दिन बाद करोगे तो 31 अगस्त आएगा। ठीक है, देखो now MCQ 10, what powers does the tribunal possesses regarding the suppliers recovery suit during the pendency of the compromise proceedings? क्या पूछा है उसने? क्या पावर होती है ट्रिब्यूनल के पास regarding the suppliers recovery suit during the pendency of the compromise proceeding? जब तक compromise proceedings pending है, बताओ कब तक होती है ट्रिब्यूनल के पास पावर? ट्रिब्यूनल में स्टे द कमेंसमेंट और कंटिन्यूएशन ऑफ एनी सूट और प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द एलएलपी अंटिल डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन। जब तक एप्लीकेशन डिस्पोज्ड नहीं हो जाती तब तक उसके पास पावर रहती है। द ट्रिब्यूनल हैज नो पावर, कोई पावर नहीं है उसके पास। द ट्रिब्यूनल मे परमानेंटली डिसमिस ऑल द सूट्स, परमानेंटली डिसमिस कर द सूट्स, फिर ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर द सूट टू आर्बिट्रेशन। एलएलपी के अगेंस्ट अगर कोई सूट या फिर प्रोसीडिंग्स है उसके लिए पूछ रहे हैं। ट्रिब्यूनल के पास जब तक रहती है जब तक एप्लीकेशन को हम डिस्पोज नहीं कर देते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि सेक्शन 60 में क्या बोलता है? वेयर एप्लीकेबल इज मेड टू द ट्रिब्यूनल फॉर कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट। जो ट्रिब्यूनल है वो क्या करे? ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द एलएलपी या फिर क्रेडिटर के या फिर पार्टनर के स्टे द कमेंसमेंट और कंटिन्यूएशन ऑफ एनी सूट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द एलएलपी ऑन सच टर्म्स एज द ट्रिब्यूनल थिंक्स फिट अंटिल द एप्लीकेशन इज फाइनली डिस्पोज। जब तक डिस्पोज नहीं हो जाती, डिस्पोज ऑफ
जो तक डिस्पोज नहीं हो जाती तब तक वही देखता है, एलएलपी की देखता है। ऑन रिक्वेस्ट ऑफ एलएलपी भी हो सकती है, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ क्रेडिटर भी हो सकता है, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ पार्टनर भी हो सकता है। नाउ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। एप्लीकेशन टू एनसीएलटी मेड बाय द एलएलपी, कोई भी क्रेडिटर भी कर सकता है, कोई भी पार्टनर लिक्विडेटर भी कर सकता है। ए बाइंडिंग लिक्विडेटर तभी करेगा ना। इंटरिम पावर, एनसीएलटी कैन ऑर्डर मीटिंग एंड ग्रांट अ स्टे ऑन द पेंडिंग सूट प्रोसीडिंग्स। मैंडेटरी एफिडेविट क्लोजर्स में क्या आता है? लेटेस्ट फाइनेंशियल पोजीशन बताओ, लेटेस्ट ऑडिट रिपोर्ट बताओ, पेंडेंसी ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है उसके बारे में बताओ। रिक्वायर्ड अप्रूवल थ्रेशोल्ड मेजॉरिटी इन द नंबर्स प्रोसीडिंग रिप्रेजेंटिंग 34 या 75% in the value of the creditors or partners present and awarding. Order effectiveness, effective को बोलते हैं only upon filing certified copy with register within 30 days. 30 days का time देते हैं. Descriptive now. Question number 1. In the context of aforesaid facts, analyze with the companies mentioned in the table can be categorized as listed company. आपको बताने की जो कंपनी है listed है या नहीं है. ठीक है, ये दे रखा है प्रेस लिमिटेड, मॉड्यूल लिमिटेड और परफेक्ट पे लिमिटेड, और इनके बारे में दे रखा है। आप मुझे बताओ लिस्टेड कंपनी कौन सी होती? लिस्टेड कंपनी कौन सी होती? सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 बताओ। लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें किसी उन कंपनी की सिक्योरिटी लिस्ट होती है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, बट एक प्रोवाइजो होता है। क्या प्रोवाइजो होता है आपके पास? ये होता है कि दैट सच क्लास ऑफ कंपनी जो भी लिस्ट है या इंटेंशन है उसकी कि वो लिस्ट करा रही है सिक्योरिटी को, वो क्या नहीं होनी चाहिए? लिस्ट होनी चाहिए। कहाँ पर? फॉरेन में। ठीक है, अगर बाहर आपने लिस्ट करा रखी है बट इंडिया के अंदर आपने लिस्ट नहीं करा रखा तो आपको हम लिस्टेड कंपनी नहीं बोलेंगे। ठीक है, इंडियन पब्लिक कंपनीज whose equity shares are not listed in India but are exclusively listed on the stock exchange in permissible foreign jurisdiction जो भी है, तो उनको हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानते। और किसको नहीं मानते? प्राइवेट कंपनीज जिनके अंदर जिनको कौन सी सिक्योरिटीज हमने लिस्ट करा रखी है, जैसे नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज। और पब्लिक कंपनी में क्या आएगा? पब्लिक कंपनी में वो आएंगे जो नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज करा रखे, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स करा रखे, दोनों करा रखे, तो भी आपको हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानते। समझ में आ रही है? प्राइवेट कंपनी that have only listed the non-convertible debt securities only, okay, that are only खाली वही करा रखा हो तो ही, अगर साथ में कुछ और करा रखा है तो ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने खाली नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज करा रखा है तो आप नहीं माने जाओगे लिस्टेड कंपनी। पब्लिक कंपनी के लिए भी अगर आपने खाली नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज करा रखे, खाली नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस करा रखे या खाली ये दोनों करा रखे हैं अगर, तो भी आप नहीं माने जाते क्या? लिस्टेड कंपनी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हमें बताने देखो, पहले है प्रेस लिमिटेड, लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस इन टर्म्स ऑफ सेबी। क्या हो ये होगा? पब्लिक कंपनी है, नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन उन्होंने लिस्ट क्या कर रखा है? इक्विटी शेयर्स को लिस्ट नहीं करा रखा है, लेकिन किसको करा रखा है? नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज को करा रखा है, सॉरी नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को करा रखा है, जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर हुए हैं। तो अब क्या करें फिर? ये माना जाएगा? नहीं माना जाएगा इसको लिस्टेड। मॉड्यूल लिमिटेड में देखो, लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस इन द टर्म्स सेबी, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज अगेन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। परफेक्ट लिमिटेड, लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ सेबी। अब इसका बताओ मुझे, ये भी लिस्टेड है, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज है, लेकिन ये प्राइवेट है, प्राइवेट प्लेसमेंट पे ही हो रहा है, नाइस स्टॉक एक्सचेंज इन द टर्म्स ऑफ सेबी में। क्या इसको हम मानेंगे? इसको भी नहीं मानेंगे, क्योंकि इसने इशू क्या कर रखा है? नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट और स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो देखो, according to section 2 clause 52 of the Companies Act 2013, listed company means a company which has any
of its securities listed on any recognized stock exchange. कोई सी भी अगर उसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसको हम क्या मान लेंगे, लिस्टेड कंपनी मान लेंगे. लेकिन प्रोवाइजो क्या कहता है, इंसर्टेड बाय द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 प्रोवाइड्स दैट सच क्लास ऑफ कंपनीज, उन क्लासेस ऑफ कंपनी को विच हैव लिस्टेड और इंटेंड टू लिस्ट, जो लिस्ट हो रहे हैं या इंटेंशन है कि वो लिस्ट करेंगे अपने क्लास ऑफ सिक्योरिटीज को, जैसे भी प्रिस्क्राइब किए गए कंसल्टेशन के बाद, उनको हम नहीं मान सकते लिस्टेड कंपनी. और वो कौन सी है, किनको प्रिस्क्राइब किया गया, किसको मना किया गया, वो है रूल 2A में लिखी हुई है. लाइक पब्लिक कंपनीज विच हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ऐसी पब्लिक कंपनी जिन्होंने इक्विटी शेयर्स को अपने लिस्ट नहीं करा रखा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन उन्होंने लिस्ट किसको करा रखा, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज को, issued on private placement basis in terms of SEBI, या फिर नॉन कन्वर्टेबल redeemable preference shares को issued on private placement. ये याद रखना, प्राइवेट प्लेसमेंट ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सेबी. और यहाँ पर बोथ कैटेगरी 1 एंड 2. और क्या, प्राइवेट कंपनी विच हैज लिस्टेड देयर नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज सेबी. और पब्लिक कंपनी विच हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स, जिन्होंने अपनी इक्विटी शेयर्स लिस्ट नहीं करा रखे कहाँ, इंडिया के अंदर स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन इक्विटी शेयर्स लिस्ट करा रखे हैं स्टॉक एक्सचेंज में जो परमिसिबल फॉरेन जो रिस्ट्रिक्शन में आता है उधर, तो उनको भी हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानते. तो उसके अकॉर्डिंग देखो, प्रेस लिमिटेड का क्या है, पब्लिक कंपनी है, इक्विटी यूटिलाइज हो रखी है, लिस्टेड प्राइवेट बेसिस पे नॉन कन्वर्टेबल वो करा रखा है, देखो नॉट लिस्टेड, क्यों, हाउ द कंपनी हैज इशूड लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल इक्विटी शेयर्स लिस्ट नहीं करा रखा, लेकिन क्या लिस्ट करा रखा है उसने, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशूड इन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस इन टर्म्स ऑफ सेबी, तो नॉट कंसीडर्स अ लिस्टेड कंपनी, क्योंकि एक्सेप्शन में आ जाता है. मॉर्टी लिमिटेड क्या कहा है, देखो पब्लिक कंपनी, इक्विटी अनलिस्टेड, लिस्टेड एनसीडी ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट, इक्विटी शेयर्स issued by the company are not listed, however the company has issued listed non-convertible debt securities issued on private placement basis in terms of the relevant SEBI regulation, which falls in the exception to the listed company not considered as a listed company. उसके बाद परफेक्ट प्री लिमिटेड में क्या, प्राइवेट कंपनी, लिस्टेड एनसीडीज ऑन द प्राइवेट प्लेसमेंट, द कंपनी हैज इशूड लिस्टेड नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज इशूड ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस ऑन द रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ रेलेवेंट सेबी रेगुलेशन व्हिच फॉल्स इन एक्सेप्शन टू द लिस्टेड कंपनी, ये भी एक्सेप्शन में आता है, इसलिए इसको भी हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे. इसने भी एनसीडी करा रखा है, इसने भी एनसीडी करा रखा है, उसने प्रेफरेंस शेयर्स करा रखा है नॉन रिडीमेबल, ठीक है. तो इसलिए ये ध्यान रखना आज के प्रोवाइजर, तो किसको नहीं मानेंगे. लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन तो इजी है कि कोई भी सिक्योरिटीज पब्लिक कंपनी जिसने जो सिक्योरिटीज है वो कहाँ करा रखी हो, लिस्ट करा रखी हो रिकॉग्नाइज्ड में, लेकिन इससे एक्सेप्शन है ना. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12. वाइड लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग 5 डायरेक्टर्स इन इट्स बोर्ड. 5 डायरेक्टर्स है विच इंक्लूड्स 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, 5 में से 2 इंडिपेंडेंट है. ब्लैक लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है, वाइट की ब्लैक सब्सिडियरी होगी. ऑफ वाइड लिमिटेड एक्टिवली कैरिंग ऑन इट्स बिजनेस हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल कितना 3 करोड़ है, 30 मेंबर्स है, टर्नओवर 50 करोड़ है, रिलेटिवली रिस्पेक्टिवली, एंड द सेड कंपनी इज नॉट अ स्टार्टअप कंपनी, वो स्टार्टअप कंपनी नहीं है. इन विच कॉन्टेक्स्ट अफोर्ड्स सिनेरियो, प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है क्या, वेदर ब्लैक इज मैंडेटली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या ब्लैक को, आई एम ब्लैक, क्या ब्लैक को क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरी कैश फ्लो स्टेटमेंट सीएफएस बनाना पड़ेगा एज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोवाइडेड योर आंसर बाय एनालाइजिंग ब्लैक लिमिटेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंपनी. अगर वो 1% कंपनी को स्टार्टअप कंपनी के लिए तो मना कर दिया, कह रहा अगर 1% कंपनी है तो स्मॉल कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी है, तो बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 40 क्या क्या चीजें आती हैं, बैलेंस शीट आती है, पीएनएल आता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी आता है, और एक्सप्लेनेटरी नोट्स आते हैं, दैट इज ए नोट्स टू अकाउंट, ठीक है. लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्या थी, एक्सेप्शन थी कि उनको कौन कौन सी कंपनीज को माफ है ये बनाना, अगर नहीं बनाएंगे तो चलेगा. कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन कौन सी कंपनी थी, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोमेन कंपनी और प्राइवेट कंपनी. पर वो प्राइवेट कंपनी क्या होनी चाहिए, स्टार्टअप होनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं स्टार्टअप, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी एंड डोमेन कंपनी, इन तीनों को माफ. ओके, अब सबसे पहले अगर वो बोले कि अगर वो 1% कंपनी होता, 1% कंपनी होता इज हैविंग 30 मेंबर्स, क्या बोल रहा है वो, नॉट फॉलोइंग इज इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. अगर वो 1% कंपनी होता है तो उसके 30 मेंबर्स है यार, उसके मेंबर्स कितने हैं, 30, तो क्या वो 1% कंपनी है, इट इज नॉट अ 1% कंपनी. स्मॉल कंपनी होता तो, स्मॉल कंपनी कैसे हो सकता है, देखो वो तीन मतलब क्या क्या हमने बोल रखा है, स्मॉल कंपनी के लिए क्या होना चाहिए,
10 करोड़ और 100 करोड़ लेते हैं, 10 करोड़ ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड 100 करोड़ ऑफ टर्नओवर। इसका 3 करोड़ है पेड अप एंड 50 करोड़ है टर्नओवर। क्या ये हमारी स्मॉल कंपनी में आएगी? बताओ। वाइड लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और वो उसकी क्या है? सब्सिडरी है। कुछ याद आया? सब्सिडरी है वाइड लिमिटेड की, तो इसलिए हम क्या उसको मान सकते हैं स्मॉल कंपनी? इसको भी हम स्मॉल कंपनी नहीं मान सकते। अब उसने एक चीज क्या बोली है कि प्राइवेट कंपनी, लेकिन वो स्टार्टअप लिए तो सीधा सीधा मना कर दिया उसने। स्टार्टअप भी नहीं है, ना ही आप देखो 1% कंपनी है, ना ही वो स्मॉल कंपनी है, और ना ही वो अब स्टार्टअप रही। तीनों चीजें मना हो गई। और वो अब क्या है? वैसे भी डीम टू बी पब्लिक कंपनी है, तो अब क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? बताओ। उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? मतलब उसको बनानी है या नहीं बनानी? उसको मैंडेटरली कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, as it does not fall in the category of the exceptions. Okay, देखो। According to Section 240 of the Companies Act 2013, financial statement relation to the company includes क्या? A balance sheet as at the end of financial year, a profit and loss account, or in the case of company carrying on any activity not for profit and income expenditure account for the financial year। ठीक है, P&L बनाना होता है, लेकिन अगर कंपनी जो जैसे एनजीओ वगैरह या फिर हम कह सकते हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूट वगैरह, तो उनके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड हो गया, और स्टेटमेंट ऑफ द चेंजेस इन इक्विटी एप्लीकेबल और क्या एक्सप्लेनेटरी नोट्स एंड नेक्स्ट टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एनी डॉक्यूमेंट रेफर्ड टू इन द सबसेक्शन, फिर सब क्लॉज 1 एंड टू सब क्लॉज 4। उसके बाद प्रोवाइजो क्या कहते हैं सेक्शन 240 का कि प्रोवाइडेड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोमेन कंपनी और प्राइवेट कंपनी जो कि क्या है? स्टार्टअप है, उसको कोई भी जरूरी नहीं होता कि वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए। कैटेगरी एनालिसिस देखते हैं। अगर हम टू डिटरमाइन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट, हमें क्या देखना पड़ेगा? एनालाइज करना पड़ेगा। ब्लैक बुक डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ कंपनीज मेंशन्ड अंडर प्रोविजो टू सेक्शन 240। क्या पता चले 1% कंपनी, क्योंकि उसके 30 मेंबर्स हैं, तो वो 1% कंपनी नहीं है। स्मॉल कंपनी में मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल। कौन सा शेयर कैपिटल? हैविंग शेयर कैपिटल नॉट एक्सीडिंग, यहाँ पे 4 करोड़ की जगह 10 करोड़ कर लो, एंड टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़। ठीक है, तो फर्दर कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी कंपनी कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज स्मॉल कंपनी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे? एज अ प्रोवाइजर टू सबसेक्शन 285, thus even though the paid up share capital is 3 crore falls within the prescribed limit, it cannot be considered as small company। इसको क्योंकि 10 करोड़ से कम है और वो 3 करोड़ ही है सिर्फ, और वो 50 करोड़ था उसका टर्नओवर, जो कि 100 करोड़ का है, तब भी ये स्मॉल कंपनी नहीं मानेगा, क्योंकि सब्सिडरी किसकी है? पब्लिक कंपनी की। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो हमारा क्या है? प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप कंपनी के लिए इट इज अ गिवन ब्लैक इज नॉट अ स्टार्टअप कंपनी, तो दे ही रखा है एज पर प्रोवाइजर सेक्शन 271 ऑफ द एक्ट। अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ द कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट इवन व्हेन से सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल, चाहे वो कंटिन्यू करे कि आर्टिकल्स में प्राइवेट ही लिख रही है। ठीक है, प्राइवेट ही लिख रही है, ब्लैक लिमिटेड स्ट्रक्चर एज अ प्राइवेट कंपनी, बट सबसेक्शन सेक्शन 2 of subsection 40 क्या बोलता है? exemption only reaches a private company that is also a startup, and the fact explicitly states it is not a startup। वो बेशक स्ट्रक्चर्ड है प्राइवेट कंपनी की तरह, लेकिन एग्जेम्पशन खाली प्राइवेट कंपनी को है जो कि स्टार्टअप है, और वो स्टार्टअप नहीं है। So the Black Private Limited shall be deemed to be a public company as it is a subsidiary of White Limited and listed company, public companies, and so it will not fall in the category of exemption as well। Okay, तो इसलिए फाइनल कंक्लूजन व्हाट वी कैन से इज दैट इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द ब्लैक प्राइवेट लिमिटेड इज mandatorily required to prepare cash flow statement for the financial year as a part of its financial statement, as it does not fall in any other category of companies mentioned under proviso to section 240 of the Companies Act 2013। Okay, now question number 3। The dividend amount received or receivable on the equity shares held by Mr. Sharma for the financial year was this। देखो, डिविडेंड अमाउंट मिल रहा है इक्विटी शेयर्स पे मिस्टर शर्मा को। ठीक है,
पर्पल लिमिटेड 25/8 को मिल रहा है डिविडेंड, डिक्लेयर हुआ था, डिविडेंड अमाउंट है 800, रिमार्क से डिविडेंड वाज पेड ऑन 23/10/2025। डिक्लेयर कब हुआ? 25/8 को, और हमें पे कब हो रहा है? 23/10 को। निधि के लिए 4/9 को डिक्लेयर हुआ एंड डिविडेंड वाज नॉट पेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। जब भी टाइम पीरियड बोला था उसके अकॉर्डिंग वो पे नहीं हुआ, और डिविडेंड अमाउंट कितना था? 100। Decide as per the provisions of the Companies Act 2013 what could be the punishment of the company। कंपनी की क्या पनिशमेंट होगी aforesaid in the table with respect to the delayed payment of dividend amount। पहले मुझे बताओ डिविडेंड अमाउंट सेक्शन 127 में क्या डेट होती है, कब तक हमें भरना होता है, करना होता है डिविडेंड। अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है और वो डिविडेंड नहीं दे पाई विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन, देन कंपनी किसके लिए लाइबल हो जाती है? इंटरेस्ट के लिए। कितना? 18%। ठीक है, 18% पर एनम के हिसाब से वो लाइबल हो जाती। ओके, नाउ एक हमारे पास ना नोटिफिकेशन आती है निधि के लिए, निधि कंपनीज के लिए। वो क्या कहती है कि अगर निधि कंपनी में कोई भी डिविडेंड पेबल है टू अ मेंबर, एक मेंबर को, वो 100 है या 100 से कम है, वो 100 है या 100 से कम है, तो क्या सफिशिएंट रहेगा? ये सफिशिएंट रहेगा कि अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो डिविडेंड, अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो डिविडेंड कहाँ पर? लोकल लैंग्वेज में, इन अ लोकल न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर में, इन अ लोकल लैंग्वेज। अगर आप उसको और जो डिक्लेरेशन है उसको आप क्या करोगे? नोटिस बोर्ड पे भी लगा रहे हो द निधि कंपनी। डिक्लेरेशन इज आल्सो डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द निधि कंपनी एटलीस्ट 3 मंथ्स, एटलीस्ट 3 मंथ्स। तो भी हम क्या मान लेंगे? क्या मान लेंगे? सफिशिएंट मान लेंगे कि हम बोल देंगे आपने कंप्लाई कर लिया है सेक्शन 127 से। 127 इज योर पेमेंट, कि आपने इतने दिन में नहीं दिया। तो अगर आपने निधि कंपनी के लिए सिर्फ इतना सा कर लिया फॉर 100 एंड लेस, अगर 100 से ज्यादा है देन यू हैव टू फॉलो द सेक्शन 127 ओनली, निधि के लिए भी। बट यहाँ पे निधि के लिए क्या बोला? 100 है, 100 से कम है, अगर आपने ये चीजें कर ली तो आप बच गए पनिशमेंट से 18%। ठीक है, अब सबसे पहले देखो पर्पल लिमिटेड है, उसने 25 अगस्त को किया है डिविडेंड, डिक्लेयर किया है, और कब दे रहा है वो? 23 को दे रहा है। क्या वो टाइम पे था? नहीं। 30 दिन कब होते हैं 25 के? कैलकुलेट करना। 25 है ना, तो 24 सितंबर यही आएगा 30 दिन। पर उसको कब करे? 23/10 को करे, तो कितने दिन हो गए? 24 सितंबर टू 23 कितने दिन हो गए? 29 डेज हो गए। 29 डेज के अकॉर्डिंग हम क्या लगा देंगे? इंटरेस्ट लगा देंगे। 800 है, 800 में हम लगाएंगे 18% फॉर 29 डेज अपॉन 365। ओके, तो हमारा जो भी आएगा वो इंटरेस्ट पेबल हो जाएगा। उसके लिए उसको पेनल्टी देनी, मतलब पेमेंट देनी पड़ेगी डिलेड पेमेंट के लिए, पनिशमेंट है उसकी। और निधि कंपनी के लिए क्या बोला? अगर यहाँ पे क्या है? 100 है, क्या बोलती है निधि कंपनी? 100 या 100 से कम हो तो क्या होता है? सफिशिएंट कंप्लायंस फॉर सेक्शन 127 क्या होता है कि अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, अनाउंस कर दिया लोकल न्यूज़पेपर में, लोकल लैंग्वेज के अंदर, और अनाउंसमेंट कर दी, नोटिस बोर्ड पे आपने लगा दिया किसके? निधि कंपनी के, एटलीस्ट 3 मंथ्स, फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। यहाँ पर क्या है? 4 नो, 4th ऑफ सितंबर को किया है, इसके 3 महीने करो, क्या आएगा? 4th ऑफ दिसंबर। और उसने डिविडेंड अभी तक नहीं दिया, वो ये कह रहा है। यानी अगर आपने 4th ऑफ दिसंबर तक ये सब कर दिए, ये दोनों चीजें कर दी, तो आपको हम क्या मान लेंगे कि कंप्लायंस हो गया। अगर कंप्लायंस उसने नहीं किया तो फिर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपको फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं था, हम सिंपल यही लिखेंगे कि अगर उसने 4 दिसंबर तक ये सब कर दिया तो ठीक है, 4 दिसंबर तक ये सब कर दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। देखो, according to section 127 of the Companies Act 2013, in case if the companies fail to pay declare dividend, अगर कंपनी क्या कर जाती है? फेल कर जाती है, नहीं दे पाती डिक्लेयर डिविडेंड को, और फिर पोस्ट डिविडेंड वारंट विद इन 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन, 30 दिन के अंदर अंदर, then the company shall liable to pay simple interest। so क्या देना पड़ेगा? सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18% पर एनम के हिसाब से during the period for which such default continues। ठीक है, further in terms of notification section 127 dealing with the punishment shall apply to nidhis subject to the following modification। क्या modification होगी? in the case dividend payable to a member is 100 or less, अगर dividend जो है वो 100 रुपए या उससे कम है, it shall be sufficient, कंपनी के लिए sufficient रहेगा। क्या sufficient रहेगा? ये sufficient रहेगा कि
compliance of provisions of section 127, the declaration of the dividend is announced कि जो declaration है dividend को वो हम announce कब करते हैं? In the local language में करते हैं, local newspaper में, of the wide circulation and announcement कर दे of the said declaration is also displayed on the notice board of the निधि company. Notice board पे भी लिखा हो for at least 3 months, 3 महीने. ओके अब देखो केस. इन दिस केस क्या हुआ? पर्पल लिमिटेड के डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड ऑन 25th और कब पे करें? 23rd को टू मिस्टर शर्मा. अब डिविडेंड डिक्लेयर्ड शुड हैव बीन पेड और डिविडेंड वारंट शुड हैव बीन पोस्टेड टू ईच ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स विद इन 30 days ऑफ द डिविडेंड डिक्लेयर्ड, दैट इज 24 September 2025. ठीक है. डिविडेंड क्या बोल रहा है वो? डिविडेंड डिक्लेयर्ड should have been paid or dividend warrant should have been posted to each of its shareholders within 30 days of the dividend declared, जो कि 24 सितंबर तक हो जाना चाहिए था, लेकिन उसका नहीं हुआ. उसके 29 डेज डिले हुए तो उसको 11 रुपए देने पड़े. यहाँ पे गलती से भी 30 मत कर देना, डेट की कैलकुलेशन मत करना, गलत आ जाएगा इंटरेस्ट. ठीक है. यहाँ पे भी 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसको करके 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 11.2 या 3 आ रहा है तो हमने 11 लिखा है. अगर और वैसे अगर 30 कर दोगे तो 11.8 समथिंग आएगा, तो आपका 12 हो जाएगा. तो वो 12 गलत आएगा, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो बेटर इज टू डू व्हाट? ढंग से करो कैलकुलेशन डेज की, नंबर ऑफ डेज की. उसके बाद है इन केस ऑफ ब्राउन निधि लिमिटेड. Here, Brown Nidhi Limited is a Nidhi company and the dividend is payable to Mr. Sharma was 100. अब यहाँ पे क्या है? देखो, it would have been sufficient compliance किस चीज के लिए? provision 127 के लिए. अगर जो dividend है डिक्लेयर कर रहा है was announced by the company in the local language. अगर हम डिक्लेयर उसको कहाँ पे कर रहे हैं? लोकल लैंग्वेज में कर रहे हैं, लोकल न्यूज़पेपर में. वाइड सर्कुलेशन अनाउंसमेंट जो है डिक्लेरेशन की, वो हम डिस्प्ले करें नोटिस में 3 महीने तक, दैट इज टिल 4th December. 3 months from the 4th September. देखो, अकॉर्डिंगली इफ द फोर्स कंप्लायंस को अगर कर दिए ब्राउन निधि ने तो फिर उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन अगर नहीं किया उसको पनिशमेंट देनी पड़ेगी. किसकी? लायबल टू पे इंटरेस्ट फॉर द डिफॉल्ट. ठीक है. उसको डिफॉल्ट के लिए क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. मित्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड received a sum of 7,50,000 from Miss Kavita, who is sister of one of its director. ओके. तो एक प्राइवेट कंपनी है, उसको 7.5 लाख मिले हैं कविता से, जो कि उसकी बहन ही है और वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. सॉरी, जो उसके डायरेक्टर, ये जो कंपनी है इसमें कोई जो डायरेक्टर है उसकी सिस्टर है कविता. एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग द अमाउंट, जो अमाउंट मिल रहा था, मिस कविता सबमिटेड डिक्लेरेशन. तो उसने एक डिक्लेरेशन दिया. क्या? उसके अंदर क्या लिखा था? फंड्स हैव बीन रेज्ड बाय हर. फंड्स उसने जो रेज किया एज अ गिफ्ट फ्रॉम हर ग्रैंडफादर. उसने उसके मतलब वो बोले कि मेरे को ग्रैंडफादर से गिफ्ट मिला था, मैंने उधर से ये जो पैसे हैं वो मैं आपको दे रही हूँ, एंड वर नॉट बोरोड. उनको कहीं से मैंने मांगा नहीं है, एक्सेप्ट फ्रॉम एनी अदर पर्सन, या फिर दूसरे पर्सन से नहीं लिया. जिसने क्यों बोला ऐसा? देखो आगे बढ़ते हैं. डिसाइड विद रेफरेंस टू द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज 2013 एंड कंपनीज रूल 2014 whether the amount 7.5 लाख received by Mitra Services Private Limited will be treated as deposit. क्या उसको हम डिपॉजिट मानेंगे? सबसे पहले डिपॉजिट क्या होता है? सेक्शन 2 क्लॉज 31. डिपॉजिट के अंदर ये एक इंक्लूसिव वाली आपकी डेफिनेशन आ जाती है कि डिपॉजिट के अंदर ये आता है और डिपॉजिट के अंदर ये नहीं आता. ठीक है. तो डिपॉजिट क्या होता है? डिपॉजिट कोई सी भी मनी है जो कंपनी को मिल रही है बाय वे ऑफ डिपॉजिट या फिर इन द फॉर्म ऑफ लोन. ठीक है. जो कंपनी को मिल रही है, लेकिन उसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता? उसके अंदर वो इंक्लूड नहीं होता अगर आपको अमाउंट जो है वो किससे मिल रहा हो? वो डायरेक्टर से मिल रहा हो या डायरेक्टर के रिलेटिव से मिल रहा हो. बट द कंडीशन इज, हम उसको डिपॉजिट तभी नहीं मानेंगे अगर डायरेक्टर जो है या फिर जो डायरेक्टर का रिलेटिव है वो क्या करे? वो कंपनी को लिख के दे. क्या लिख के दे? डिक्लेरेशन दे राइटिंग के अंदर की जो अमाउंट उसने हमें दिया है, उसने कंपनी को दिया है, वो क्या हो? वो उसने बोरोइंग से ना किया हो, यानी उसने कहीं से उधार लेके खुद बोरो करके कहीं हमें ना दिया हो, या फिर कोई एक्सेप्ट किया हो लोन को, या किसी और से मांग के तो नहीं दिया ना. बस उसको ये जो है राइटिंग के अंदर डिक्लेरेशन देनी पड़ती है. और फिर उसने अपना काम कर दिया, उसने हमें लिख के दे दिया. फिर कंपनी को क्या करना है? कंपनी को उस डिटेल को कि हमने जो है भाई ऐसे ऐसे मनी लिया है, इस से लिया है, ऐसे ऐसे उसने हमें रिटर्न डिक्लेरेशन भी दे दिया, वो उसको बोर्ड रिपोर्ट में बताना होता है. तो हम उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे, लेकिन
अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर डायरेक्टर ने या डायरेक्टर के जिसने भी हमें लोन दिया है, चाहे डायरेक्टर का रिलेटिव है, उसने अगर हमें रिटर्न वो नहीं दिए, लिख के नहीं दिए डिक्लेरेशन, तो फिर हम उसको क्या मान लेंगे, डिपॉजिट मान लेंगे। ओके, चलो, तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 7.5 लाख रुपए मिल रहे हैं किसको, मित्रा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को। किससे मिल रहे हैं, वन ऑफ द रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर। और जो डायरेक्टर का रिलेटिव है उसने डिक्लेरेशन दे दिया, पर उसने क्या दिया है कि वो उसको एज अ गिफ्ट मिला था ग्रैंडफादर से। तो अब मुझे बताओ, अगर उसको ग्रैंडफादर से गिफ्ट मिला है, यानी कि उसने दूसरे से मांगा है, उसने दूसरे से मांगा था, यानी कि डिपॉजिट होना चाहिए। उसने मांगा है, कोई बोरोइंग है उसकी, कोई लोन है उसका, नहीं, उसको तो गिफ्ट में मिला ना, गिफ्ट मिला उसको अपने ग्रैंडफादर से, तो यानी उसका हो गया, उसको रीपेमेंट देने की जरूरत नहीं है। यानी हम यहाँ पर कंपनी को हम यही मानेंगे कि वो उसी के पैसे थे, उसी के पैसे थे, तो हम इसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे। और कंपनी को फिर क्या करना पड़ेगा, उसने तो अपना काम कर दिया, किसने, कविता ने अपना काम कर दिया कि भाई हमें रिटर्न डिक्लेरेशन दे दी, बट कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अब यही बात बोर्ड रिपोर्ट में बतानी पड़ेगी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर नोट्स टू अकाउंट्स है, उस मनी को जहाँ पे भी उसने मेंशन करेगा कि मनी रिसीव फ्रॉम द डायरेक्टर, रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर, वहां पे भी नोट्स टू अकाउंट्स में मेंशन कर दें, उससे डिस्क्लोज कर दें। ठीक है, ओके, नाउ सी, according to section 2 clause 31 of the Companies Act 2013, the term deposit includes any receipt of money, कोई सा भी receipt of money by way of deposit or loan or in any other form by a company, but does not include, क्या include नहीं होता, such categories of amount, वो categories of amount जो भी prescribe किए गए हैं कि ये deposit नहीं होंगे in consultation with RBI। और वो कौन से हैं, वो कौन से हैं, ये तो एक्सेप्शन है, एग्जेम्पशन है, क्या, कि the following amount shall not be considered as deposit: any amount received from the person who at the time of receipt of the amount was a director of the company or a relative of the director of the private company। अगर कोई भी हमें अमाउंट कहाँ से मिल रहा है, कंपनी के डायरेक्टर से या उसके रिलेटिव से, प्राइवेट कंपनी के। रिटर्न डिक्लेरेशन कंडीशन क्या है, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी या रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट कंपनी एज द केस में बी फ्रॉम होम द मनी इज रिसीव, उसको क्या करना पड़ेगा, फर्निश करनी पड़ेगी क्या कंपनी को एट द टाइम ऑफ गिविंग मनी डिक्लेरेशन इन द राइटिंग टू the effect that the amount is not being given out of the funds required by him by borrowing या फिर accept किया उसने लोन या डिपॉजिट from others, and the company shall disclose the details of the money so accept in the board report, और फिर जो accept किया उसने वो board report में बताएगा कि हमने ऐसा किया है। उसके बाद एडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर भी देगा, वो क्या, एडिशनल रिक्वायरमेंट द कंपनी शेल डिस्क्लोज द डिटेल्स ऑफ द मनी सो एक्सेप्टेड इन द बोर्ड रिपोर्ट। फर्दर उसको क्या करना पड़ेगा, इट शेल आल्सो डिस्क्लोज कहां पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बाय वे ऑफ नोट्स जो अकाउंट्स में देगा अबाउट द मनी रिसीव फ्रॉम द डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर। ओके, अब यहाँ पर देखो कि और इन द गिवन के 7.5 लाख रुपए मिल रहे हैं मित्रा शाह, 7.5 लाख मिल रहे हैं किसको, मित्रा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का प्राइवेट कंपनी फ्रॉम वन ऑफ द रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर। So thus, when the relative furnishes a declaration that the said amount was received by her from her grandfather as a gift, तो इसको हम क्या नहीं मानेंगे, डिपॉजिट नहीं मानेंगे in the terms of subclause 8। कंक्लूजन, 10 जो 7.5 है मित्रा शाह के, वो हम क्या मानेंगे, डज नॉट कंसिडर डिपॉजिट अंडर सेक्शन 231 रीड विद रूल 21C 8 subject to the company complying with the board's report and financial statement disclosure requirement. Okay, now question number 15. The article of association of Blue Limited provides that a document upon the company may serve only through the email. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है इसकी कंपनी में कि जो कंपनी है वो ईमेल के थ्रू ही भेज सकती है। ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर भेजना हो तो। ठीक है, मिस्टर करण सेंड डॉक्यूमेंट टू द कंपनी, करण ने क्या किया, डॉक्यूमेंट्स को भेजा कंपनी को रजिस्टर्ड पोर्ट से, द कंपनी डिड नॉट एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट ऑन द ग्राउंड दैट द सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स टू कंपनी बाय पोस्ट वाज इन वायलेशन। क्या लिखा है आर्टिकल एसोसिएशन में कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी को मे बी सर्व ओनली थ्रू ईमेल, ईमेल के थ्रू ही भेज सकते हो। अब करण ने क्या किया, डॉक्यूमेंट्स तो भेज दिए लेकिन रजिस्टर्ड पोस्ट में। अब कंपनी कह रही है कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे on the ground that sending documents to the company by post was in violation with the articles. As a result, मिस्टर करण ने लॉ सफर किया। अब उसके बाद क्या बोल रहे, वैलिडिटी क्या एग्रीमेंट की, क्या ये सही है? सेक्शन 20 क्या कहता है, सेक्शन 20 क्या कहता है कि हम मान लेंगे कि डॉक्यूमेंट जो है वो क्या हो गया, डिलीवर हो गया, या फिर हम कह सकते हैं सर्व हो गया, अगर
अगर जो जिसने भी भेजा है हमें वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजाओ और रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी में भेजाओ, और जिससे भेजो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजाओ या स्पीड पोस्ट से भेजाओ, कुरियर सर्विस से भेजो, ठीक है। या फिर अगर वो है नहीं तो हम रजिस्टर्ड ऑफिस पे छोड़ के भी आ सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड वगैरह से भी भेजा जा सकता है, ठीक है। इन सबसे भेजा जा सकता है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, नहीं भाई, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में तो लिखा है कि ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं, ईमेल के थ्रू ही हम भेजेंगे, ले सकते हैं। अब हमें इसके थ्रू भेजा है, क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट के अकॉर्डिंग भेजा है, तो हम नहीं मानेंगे उसको। तो ये जो वैलिडिटी ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ द कंपनी एंड क्लेम ऑफ मिस्टर कर्ण फॉर द डैमेजेस इन द लाइट ऑफ प्रोविजन, हमें उसके बारे में बताना। तो आर्गुमेंट ऑफ द कंपनी ठीक है क्या, नहीं है ठीक, कंपनी इज रॉन्ग हियर, हम उसको मान लेंगे कि सर्व हुआ है, ठीक है। तो ये इनवैलिड है, कंपनी की जो आर्ग्यूमेंट है वो इनवैलिड, और करण को क्या करना चाहिए, अपनी जो भी उसको लॉस हुआ है वो मांगना चाहिए, लीगल सपोर्ट लेनी चाहिए, लीगल रेमेडी लेनी चाहिए, और अपने जो डैमेजेस है उसको क्लेम करना चाहिए अगर उसने कोई भी लॉस सफर किया है फॉर द रॉन्ग डूइंग ऑफ द कंपनी। देखो, Section 20 of the Companies Act 2013 provides the mode in which documents may be served on the company, on the members, and also on the registrar. Serving of the document to the company क्या है, document may be served, document को हम सब मान लेंगे, a company served on a company की कंपनी को वो सर्व हो चुका है, या फिर ऑफिसर को देर ऑफ बाय सेंडिंग इट टू कंपनी, कंपनी को भेजते हैं, ऑफिसर को भेजा रजिस्टर्ड ऑफिस पे, रजिस्टर्ड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से, कुरियर सर्विस से, लीविंग एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, यहाँ पे मीन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक और अदर मोड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। However, जहाँ पे सिक्योरिटीज है हेल्ड विद द डिपॉजिटरी, जहाँ पे सिक्योरिटीज किसके पास हो, सिक्योरिटी डिपॉजिटरी के पास, द रिकॉर्ड्स ऑफ द बेनिफिशियल ओनर, जो बेनिफिशियल ओनरशिप होगी वो सर्व होगी बाय सच डिपॉजिटरी ऑन द कंपनी बाय द मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और अदर मोड। फिर वो जो बेनिफिशियरी है, डिपॉजिटरी है, वो बेनिफिशियरी को किससे भेजेगा, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू भेजेगा, यहाँ पर ही एक्सेप्शन आ सकती है बस, नहीं तो कंपनी को तो हम ऐसे ही भेजेंगे, अगर ऐसा भेजा गया तो उसको वैलिड मानेंगे। इन द गिवन इंस्टांस, इवन दो द आर्टिकल्स ऑफ ब्लू लिमिटेड हैज स्पेसिफाइड, आर्टिकल्स ने ये स्पेसिफाई कर रखा है कि जो डॉक्यूमेंट है वो सर्व होगा अपॉन द कंपनी ओनली थ्रू ईमेल, ये जो है ये इनवैलिड ऑन द ग्राउंड द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल्स कैन नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ कंपनी, वो ओवरराइड नहीं कर सकते एक दो जगह को छोड़ के जहाँ पे लिखा हुआ है, उसको छोड़कर कहीं पे भी आर्टिकल्स पे आर्टिकल जो है वो ओवरराइड नहीं कर सकते कंपनीज एक्ट से, वहीं पे कर सकते जहाँ पे लिखा गया कि आप हमें ओवरराइड कर सकते, वहाँ पे बात तो इनडायरेक्टली मान किसकी रहे हैं, आर्टिकल्स की मान रहे हैं, सॉरी आर्टिकल्स कह रही उसकी, कंपनीज एक्ट की ही मान रहे हैं, ठीक है। एनालिसिस एंड फाइनल कंक्लूजन क्या होता है, देयरफॉर द आर्गुमेंट ऑफ द कंपनी इज नॉट वैलिड, वो सही नहीं है, कंपनी वाज बाउंड टू एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट सेंड बाय मिस्टर करण बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, सिंस द कंपनी डिड नॉट एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट, क्योंकि उसका डॉक्यूमेंट नहीं एक्सेप्ट किया, करण जो है उसको क्या हुआ, एवरेट लीगल रेमेडीज ले सकता है, क्योंकि वो क्लेम कर सकता है अपने डैमेजेस को इफ ही सफर्ड लॉस ड्यू टू द कंपनीज रॉन्गफुल रिफ्यूजल, गलत तरीके से उसने मना किया, तो इसलिए हम उसको क्या कर सकते हैं, उसकी गलत हरकत के लिए हम जो हमें लॉस हुआ वो उनसे मांग सकते हैं। Next question number 16. Yellow Banana Limited, an unlisted public company, furnishes the following. Whether, as per the provisions of Companies Act 2013, the company is required to appoint internal auditor during the year. State the provision of Companies Act 2013 relating to the appointment of first auditor of the government. सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल ऑडिटर की। इंटरनल ऑडिटर कब चाहिए होता है, कब चाहिए होता है, किसी भी अनलिस्टेड कंपनी के लिए, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए, अगर उसकी पेड ऑफ शेयर कैपिटल, हमने कैसे मतलब याद कैसे करेंगे, 2500, ठीक है, 2500, 200 एंड 50, मतलब यहाँ पर ऐसे करो, देखो 25, 50, 100, 200, 25, 50, 100, 200 ऐसे करके याद करो। 25 इज फॉर द आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। 50 किसके लिए, 50 करोड़, और 50 करोड़ फॉर द पेड अप शेयर कैपिटल, और आपको 100 किसके लिए, 100 है आपका लोन्स और बोरिंग फ्रॉम द बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और 200 किसके लिए, टर्नओवर। यानी कि क्या, अगर कंपनी की 50 करोड़ और 25 करोड़ और मोर आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है किसी भी टाइम पे ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो या फिर अगर 50 करोड़ या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल है, तो या फिर उसका 100 करोड़ या उससे ज्यादा आउटस्टैंडिंग लोन है या बोरोइंग है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, या फिर उसका 200 करोड़ या उससे ज्यादा का टर्नओवर है, तो आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा, चाहे आप इंडिविजुअली करो, चाहे आप पार्टनरशिप फॉर्म करो, चाहे आप बॉडी कॉर्पोरेट करो, इट्स अपॉन यू, बट आपको करना पड़ेगा, चाहे 25 वाला हो, चाहे आपकी 50 वाली क्राइटेरिया हो, 100 वाली हो या 200 वाली, 25, 50, 100, 200। 25 इज फॉर
योर आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, देन आपका 50 पेड अप शेयर कैपिटल, एंड देन योर 100 वाला आपका आ जाएगा आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरोइंग्स और 200 वाला टर्नओवर। ठीक है, तो ये तब आपको क्या करना होता है, इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट ही करना पड़ता है। यहाँ पे हम चार्ट देख लेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है 45 विच इज लेस देन 50 करोड़। ये वाला हमारा क्राइटेरिया नहीं मैच किया। टर्नओवर जो कितनी है 170, और टर्नओवर कितनी होनी चाहिए 200 करोड़ और मोर। ओके, देन आउटस्टैंडिंग लोन कितनी दे रखे हैं हमें 105 करोड़, 110 करोड़ लोन ऑब्टेन फ्रॉम बैंक। ओके, ये कितना है 105, और लोन हमारा कितना होना चाहिए 100 करोड़ या उससे ज्यादा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा। ओके, उसको करना पड़ेगा क्योंकि इसका आउटस्टैंडिंग लोन जो है वो प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा है ना। उसने कुछ हमसे पूछा, उसने हमसे क्या पूछा है कि बताओ हमें प्रोविजंस बतानी है कब के अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर की गवर्नमेंट कंपनी की। जब हम फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, हम नहीं करते, मतलब कौन करता है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो बता। सेक्शन 139, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी होती है या कोई भी और कंपनी जिसको ओन या कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट हो पर्टिकुलरली कर रही हो या पार्टली कर रही हो या फुल्ली कर रही हो, क्या ओन या कंट्रोल, तो फिर हम उसके फर्स्ट ऑडिटर को कौन अडॉप्ट करता है, अब सॉरी अडॉप्ट करता है, सॉरी अपॉइंट करता है। कौन फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, कैग। ठीक है, उसको कौन अपॉइंट करता है, कैग को। अगर आपकी गवर्नमेंट कंपनी है या फिर अदर कंपनी जिसको ओन या कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ओन या कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, तो कौन करेगा अपॉइंट, कैग। विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन 60 days you have, central government has 60 days to appoint the auditor from the date of registration of the company। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंपनी का, जिस दिन जिस डेट को होएगा उसके 60 दिन तक सीएजी के पास क्या है, सीएजी के पास अपॉइंट करने की डेट है कि आप 60 दिन तक कर सकते हो। उसके बाद अगर सीएजी ने नहीं किया फिर कौन करता है, अगर इन केस सीएजी डज नॉट अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर फिर कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कितना टाइम देते हैं 30 डेज, 60 देते हैं सीएजी को, 30 देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और अगर बोर्ड भी नहीं कर पाया, वो भी निकम्मा निकला, फिर क्या करेंगे, फिर अगला 30 दिन में 30 दिन के अंदर अंदर फिर मेंबर्स करते हैं। ठीक है, विद इन नेक्स्ट 30 डेज। और जिसको अपॉइंट कर लेना चाहिए ऑडिटर की, ऑडिटर कब तक, 30 डेज के अंदर अंदर। 30 डेज के अंदर अंदर नहीं किया, फिर 60 डेज पे ईजीएम में कौन अपॉइंट करेगा, मेंबर्स। तो क्या हुआ 60 30 60। और जिसको मीटिंग कब तक करनी होती है, मतलब कब तक उसको अपने उसमें रहना होता है, कब तक ऑफिस में रहना पड़ेगा उसको, कब तक कंपनी के लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। तो अगर फॉर सम कंक्लूजन निकाले फॉर द प्रोविजन ऑफ कंसेप्ट, तो यानी कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 139 जो हमारे गवर्नमेंट कंपनी होती है या फिर ओन्ड और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट कंपनी होती है, चाहे पार्टी ही करे, तो उसको सबसे पहले हमें जो कॉन्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है इंडिया का, उसको मौका दिया जाता है ऑडिटर को अपॉइंट करने का। उसको दिए जाते हैं 60 डेज। अगर वो 60 डेज के अंदर नाकाम रहे, नहीं कर पाए वो, तो फिर कौन कर देगा, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मौका दिया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कितना टाइम दिया जाता है 30 डेज। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी 30 डेज निकल गए, अगर निकल गए वो नहीं कर पाए, तो 60 डेज किसको दिए जाते हैं, फिर मेंबर्स को दिए जाते हैं, वो कर देंगे। ओके, और उसको कब तक रहना पड़ता है, हु शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। ये प्रोविजन होता है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट का। देखो सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर क्या है, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज रूल 2014 एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग क्या पेड अप शेयर कैपिटल 50 crores or more, outstanding deposit 24 crores or more at any point of time during the preceding financial year। ठीक है, 25 50 100 वाला क्या है, आउटस्टैंडिंग लोन है, बोरिंग्स फ्रॉम द बैंक और द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सीडिंग 100 crore rupees or more at any point of time during the preceding financial year। यहाँ पे 200 करोड़ और मोर टर्नओवर हो उसका। Okay, shall be required to appoint the internal auditor which may be either an individual partnership या body corporate, कोई भी हो सकता है। in the given question क्या है, Yellow Banana Limited has outstanding bank loan कितना 100 करोड़ से ज्यादा 105 करोड़ है 3 मार्च को, इसलिए उसको क्या मानेंगे हम,
कि ये मान लेंगे कि उसको अपॉइंट करना ही पड़ेगा इंटरनल ऑडिटर को। उसके बाद गवर्नमेंट कंपनी के लिए ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर को लिए, तो इन द गिवन केस क्या होगा, गवर्नमेंट कंपनी और एनी अदर कंपनी ओन्ड और कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट करती है, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट अगर होता है, फर्स्ट ऑर्डर कौन अपॉइंट करेगा, कैग करेगा विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। इन केस ऑफ कैग डज नॉट अपॉइंट, अगर कैग नहीं कर पाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को टाइम मिलेगा 30 दिन का। फर्दर इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द बोर्ड टू अपॉइंट सच ऑडिटर विद इन 30 days, कौन करेगा, इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मेंबर्स को बताना चाहिए, भाई मैं नहीं कर पाया 30 दिन के अंदर अंदर, तो उसको जो है आप ही कर लीजिए। तो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे 60 days के अंदर अंदर एट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, हु शैल होल्ड द ऑफिस टिल फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, जिसको फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक ऑफिस में रहना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द LLP एक्ट 2008, उसके बारे में बात करिए। क्या Meera and Raman are college friends and intended to do training in the musical instruments. They have met Mr. Akka and Miss Pihu, who are non-resident in India, and they have all decided to form an LLP. ठीक है, LLP बनाना चाह रहे हैं under the name of Style of Meera Akka LLP. With an initial capital contribution कितना, 1 लाख का. It is further informed that Mr. Akka has stayed in India for 135 days. 135 days तक रहा LLP के लिए. कितने दिन देखते हैं हम, 120 और मोर. ठीक है, 120 तक उसको रहना पड़ेगा, तभी वो रेसिडेंट कहलाएगा इन इंडिया LLP के लिए। तो यहाँ पे 135 डेज है, यानी कि ठीक है, वो तो अगर तो है। पीयू स्टेट फॉर 110 डेज, ये कम रही है भाई। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर द LLP वाज इनकॉर्पोरेटेड 15 अक्टूबर। LLP इंटेंड्स मिस्टर अक्का और पीयू को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाने, क्या बना सकते हैं बताओ, बना सकते हैं क्या, किसको बना सकते हैं हम, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर बना रहे थे, जिसमें से एक जो वो रेसिडेंट हो सकता है, तो एक रेसिडेंट इसमें है, तो क्या वो अपॉइंट कर सकते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर, बताओ। हाँ जी, हम कर सकते हैं, ठीक है, एलिजिबल है, हम अपॉइंट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो रेसिडेंट है, बेशक पीयू नहीं। ओके, और उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, and consults the CA regarding the same. You as the CA advise LLP on the appointment of Akka and PU as on the list. तो फिर तो ये हमने बताया कि बस यही बात थी। तो चलो ठीक है, देखो, as per the provisions of LLP partnership LLP Act 2008, every limited liability partnership must have at least 2 designated partners. कम से कम 2 designated partner होने चाहिए, जिनमें से एक जो है वो resident in India होना चाहिए। Definition of resident in India क्या होती है? Resident in India means a person who has stayed in India for a period not less than 120 days during the financial year. ठीक है, 120 दिन से कम ना रहा। इन द गिवन केस जो मीरा, रमन, अका और पीयू है, उनको इन्फॉर्म फॉर्म उन्होंने क्या किया, मीरा का LLP प्रपोजेस टू अपॉइंट अका एंड पीयू। तो अका जो है वो तो नॉन रेसिडेंट है, क्योंकि स्टेड इन इंडिया, एक सेकंड, मिस्टर अका इज अ नॉन रेसिडेंट इंडियन बट हैज स्टेड इन 135 डेज फॉर द फाइनेंशियल ईयर, तो इसलिए उसको हम क्या सेटिस्फाई कर लेंगे कंडीशंस को, बट रेसिडेंट इन इंडिया अंडर द LLP एक्ट में फिर क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा, इसलिए एलिजिबल है, हु इज रेसिडेंट इन इंडिया। और पीहू जो है वो क्या, ऑल्सो नॉन रेसिडेंट, वो भी नॉन रेसिडेंट इंडिया है, लेकिन रहना रही है, लेकिन क्या है, स्टेट इन इंडिया फॉर 110 डेज, देखो 110 दिन रही during the financial year 23-24, hence she does not qualify as resident in India। और उनको हम क्या मान लेंगे कि वो LLP के लिए वो रेसिडेंट नहीं है, और वैसे भी नहीं है, वो तो नॉन रेसिडेंट है वैसे भी। हाउएवर वो एलिजिबल है क्या बनने के लिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्यों, क्योंकि खाली एक ही जो है डेजिग्नेटेड पार्टनर, अगर एक भी होता है तो चलता है, तो दूसरा वाला ना भी हो तो कोई बात नहीं। तो फाइनल कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं, सिंस द LLP was incorporated 15 October 2024, it is required to have at least 2 designated partner with at least 1 resident in India, which has been fully fulfilled by Mr. Akka. Further, Ms. Pihu can also be appointed as a second designated partner, thereby satisfying the statutory requirement that every LLP must have 2 designated partners and at least 1 designated partner must be a resident in India. Hence, the appointment of Akka and Pihu is as the only designated partner of the LLP is legally valid हो जाएगा। Okay, now question number 18, General Clause Act का question है, with reference to the provisions of GCA, examine whether the Sunrise Welfare Foundation is entitled to the tax benefits. Okay, कि उसको tax benefit मिलता है नहीं मिलता वो देखना है। Community Development Incentive Act 2010 provides certain tax benefits, ठीक है, देता है to the organization engaged in the charitable and social welfare activities. Section 3 of the Act states that an organization shall be eligible for such benefit, उसको तभी वो benefit मिलेगा if it is registered under Section 40 of the Social Organization Act। अगर वो Section 40 के अंदर registered है तो ही मिलेगा। In 2024 Social Organization Act 1980 was repealed and replaced। अब क्या हुआ,
जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वही उसको ही रिपील कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2024 से। 1980 से क्या बन गया 2024। द प्रोविजंस रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस आर केप्ट सेम, और उनको सेम रखा गया अंडर सेक्शन 52। लेकिन पहले क्या सेक्शन था 3, अब क्या रखा गया 52। However, no corresponding amendment was made in section 312B, और इसमें 312B में कोई भी हमने चेंज नहीं किया गया ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट इंसेंटिव विच कंटिन्यू टू बी रेफर सेक्शन 40। अच्छा सॉरी, सेक्शन 3 को हमने सेक्शन 40 माना है। ओके, नाउ सनराइज वेलफेयर फाउंडेशन ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 52। सेक्शन 52 में ही उसको क्या मिला इसमें ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2024 एंड क्लेम टैक्स बेनिफिट। उसने क्या बोला कि हमें टैक्स बेनिफिट दे दो अंडर द कम्युनिटी डेवलपमेंट इंसेंटिव एक्ट 2010। The tax authorities denied the claim on the ground that the foundation was not registered under section 40 of the Social Organization Act 1980। बताओ क्या बोल रहे हैं, आराम से पढ़ो, देखो समझो। एक हमारे पास एक एक्ट आता है, वो कह रहे कम्युनिटी डेवलपमेंट इंसेंटिव एक्ट, जो कि ना हमें टैक्स बेनिफिट देता है, उन कंपनीज को देता है जो कि क्या हो, सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट ये बोलता है कि जो भी एक्ट सॉरी जो भी कंपनी क्या बोलते हैं सेक्शन 40 के अंदर रजिस्टर होगी उसको उसको ही हम क्या देंगे, टैक्स बेनिफिट देंगे। सेक्शन 3 कहता है कि सेक्शन 40 करो फुलफिल, सेक्शन 40 में रजिस्टर करो। ठीक है, अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन 1980 जो है वो रिपील हो गया और 2024 न्यू बना, रिप्लेस होके 1980 क्या बना 2024 वाला बना। द प्रोविजंस रिलेटेड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस आर केप्ट सेम। ठीक है, अब क्या हुआ, जो हमारा ये था चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए रजिस्ट्रेशन यानी सेक्शन 40 ये सेम रहा अंडर सेक्शन 52 ऑफ द न्यू एक्ट। सेक्शन 40 का क्या हुआ, सेक्शन 52 बन गया। ठीक है, हाउएवर नो कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट वाज मेड इन सेक्शन 3 और 312 में कुछ नहीं बोला। 312 ये क्या रहता है कि सेक्शन 40 की बात मानो, सेक्शन 3 अभी का भी वही है, लेकिन 40 तो 52 बन चुका है ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट इंसेंटिव एक्ट व्हिच इज कंटिन्यू टू रेफर एज सेक्शन 40 इन द रिपील्ड एक्ट। और रिपील्ड एक्ट में क्या हुआ, सेक्शन 40 ही था वो। अब सनराइज वेलफेयर फाउंडेशन जो है वो कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन उसने लिए सेक्शन 52 में। तो ये कह रहा है, देखो सिंपल सी बात है, सेक्शन 3 कहते हैं सेक्शन 40 फॉलो करो, और एक कंपनी है उसने सेक्शन 52 कर रखा है जो कि सेम कह रहा है जो सेक्शन 40 है, क्योंकि वो रिपील हो चुका है 40 वो 52 बन चुका है। पर सेक्शन 3 कहते हैं कि 40 करो और उसने कर रखा है 52। तो कह रहे सिंपल सी बात है भाई, उसको मिलेगा नहीं मिलेगा टैक्स बेनिफिट, वो पूछ रहे हैं कौन सा सेक्शन लगेगा जनरल क्लॉज एक्ट का, सेक्शन 8 ऑफ जीसीए, जहां पे क्या कहता है, क्या कहते हैं कि अगर कुछ भी रिपील हो रहा हो, री एनेक्ट हो रहा हो विद और विदाउट मॉडिफिकेशन एनी प्रोविजन ऑफ द फॉर्मर एनेक्टमेंट की वजह से, देन रेफरेंस इन एनी अदर एनेक्टमेंट और इन एनी इंस्ट्रूमेंट टू द प्रोविजन सो रिपील शैल अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स बी कंस्टिट्यूट एज रेफरेंस टू द प्रोविजन सो एनेक्टेड। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर कोई भी एक्ट जो है वो रिपील हो रहा हो, एक्ट नहीं, एक्ट जो है वो रिपील कर रहा हो या री एनेक्ट कर रहा हो किसी भी प्रोविजन को, किसी भी एनेक्टमेंट को, और नया बना रहा हो एनेक्टमेंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी और वो सिमिलर है और वो एक दूसरे को रेफरेंस दे रहे हैं, एक दूसरे का रेफरेंस है, दोनों से सिमिलर है वो, अनलेस एंड अनटिल डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, उसको हम यही मानेंगे कि वो सेम है। और सेम है मतलब यही हम उसको क्या कर देंगे, ये डीम्ड कर देंगे, मान लेंगे कि वो हमने अलाउ किया है, यानी कि यहाँ पर सेक्शन 52 अप्लाई हो जाएगा, और हम ये नहीं बोलेंगे कि सेक्शन 40 ही था सेक्शन 3 में लिखा हुआ। देखो, according to Section 8 of the General Clause Act, where this act or central act or regulation made after the commencement of this act repeals and reenacts, जहां पे जो एक्ट क्या कर रहा है, रिपील कर रहा है या फिर री एनेक्ट कर रहा है विद और विदाउट मॉडिफिकेशन, चाहे उसमें मॉडिफिकेशन कुछ हुई हो या ना हो, कोई एनी प्रोविजन ऑफ द फॉर्मर एनेक्टमेंट, कोई सभी प्रोविजन हो फॉर्मर एनेक्टमेंट का, देन रेफरेंसेस इन एनी अदर एनेक्टमेंट और इन एनी अदर इंस्ट्रूमेंट टू द प्रोविजंस और रिपील शैल अनलेस एंड अनटिल डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स बी कंसीडर्ड एज रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ, कि अगर हमने किसी भी सेक्शन के अंदर किसी पुराने वाले को रेफरेंस दे रखी है, जैसे यहाँ पे सेक्शन 40 लिख रखा था, ठीक है, सेक्शन 40 दे रखा है हमने,
लेकिन वो अब सेक्शन 52 बन गया है, तो हम मान लेंगे जो सेक्शन 40 का रेफरेंस दे रखा है सेक्शन 52 के लिए ही, unless and until different intention appears we consider the reference किस चीज का, प्रोविजन का जो रीइनैक्ट हुआ है उसी का मान लेंगे अगर पुराने वाले का रेफरेंस दे रखा है तो। ऑल्सो इन गौरी शंकर गौर, ओके, ये केस था, इट वॉज हेल्ड दैट एवरी एक्ट हैज इट्स ओन डिस्टिंक्शन, हर एक एक्ट का अपना अपना डिस्टिंक्शन होता है, ठीक है। इफ अ लेटर एक्ट merely मेक्स अ रेफरेंस, अगर कोई भी लेटर वाला एक्ट अगर कोई भी रेफरेंस कर रहा है फॉर्मर एक्ट के लिए, ठीक है, कोई भी जो न्यू बना है उसके अंदर कोई भी रेफरेंस आ रहा है पुराने वाले के लिए, अगर आ रहा है कोई भी रेफरेंस और एग्जिस्टिंग लॉ के लिए, इट इज ओनली बाय रेफरेंस एंड ऑल द अमेंडमेंट्स रिपील्स न्यू लॉ सब्सिक्वेंटली मेड विल हैव द इफेक्ट, उसका इफेक्ट होगा, न्यू वाले का इफेक्ट होगा, अनलेस इट्स ऑपरेशन इज सेव्ड बाय द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द सेक्शन ऑफ द एक्ट, जब तक कुछ और ना लिखा हो, कुछ और वैसे डिफरेंट इंटेंशन आपकी और। तो देयरफॉर क्या, इन द प्रेजेंट केस सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1980 हैज बीन रिपील्ड एंड रिप्लेस, उसको रिपील कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया 1980 को 2024 से, और जो रजिस्ट्रेशन प्रोविजन है फॉर्मली कंटेन इन सेक्शन 40, पहले सेक्शन 40 में था, अब उसको ही सेक्शन 52 में कर दिया, ऑल्दो सेक्शन 3 जो है वो अभी भी 40 के लिए ही बोलता है, स्टिल रेफर्स टू सेक्शन 40 ऑफ द रिपील एक्ट, सच रेफरेंस को हम क्या मान लेंगे, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 8 क्या मान लेंगे, बी कंसीडर्ड एज अ रेफरेंस टू सेक्शन 52, उसको मान लेंगे कि वो रेफरेंस दे रहा है सेक्शन 52 का। Therefore, Sunrise Welfare Foundation registration under Section 52 of the Social Organization Act 2024 will be treated as satisfying the requirement, कि उसने requirement को satisfy करा है, क्योंकि अगर वो 52 में किया है तो मान लेंगे 40 में किया है, 40 में किया है यानी सेक्शन 3 अप्लाई हो गया और उसको क्या मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा टैक्स का, फाउंडेशन इज एंटेल्ड टू क्लेम द टैक्स बेनिफिट। ओके, now question number 19. Prior to 2024, the State Environmental Protection Act imposed penalties only on factories. खाली वो फैक्ट्रीज पर पहले पेनल्टीज करता था, दैट डायरेक्टली डिस्चार्ज अनट्रीटेड वेस्ट इनटू वाटर, जो डायरेक्टली क्या कर देते थे, गंदा पानी को, गंदे वेस्ट वगैरह को क्या डाल देते, रिवर्स वगैरह में डाल देते थे, अनट्रीटेड वाले को। As it is, over time, several industries began outsourcing waste disposal, और फिर वो क्या करने लगे, आउटसोर्स करने लगे वेस्ट डिस्पोजल एक्टिविटीज को टू द थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स, किसी और से करवाने लग गए काम। ऑल्दो दीज इंडस्ट्रीज वर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेस्ट, लेकिन अल्टीमेटली कौन दे रहा था इनको वेस्ट, रिवर से कोई नहीं दे रहा था, फैक्ट्रीज ही दे रही थी, फैक्ट्रीज ने दूसरों को अपॉइंट कर दिया कि अब हम जो है तुम्हें कूड़ा देंगे और तुम कूड़ा जो है वो रिवर में डिस्पोज करना, हम डायरेक्टली करते तो फिर ये बोलते दे एस्केप लाइबिलिटी बिकॉज दे वर नॉट डायरेक्ट polluters under the existing law, क्या वो तो pollutant नहीं फैला रहे। ओके, टू एड्रेस दिस इशू लेजिस्लेचर अमेंडेड द एक्ट, उन्होंने अमेंड कर दिया, क्या लिखा, एनी पर्सन हु कॉजेज और कंट्रीब्यूट्स टू द पोल्यूशन, पहले उसने क्या लिखा था, एनी ओनली फैक्ट्रीज के लिए, अब कोई भी पर्सन जो भी कॉज करेगा या कंट्रीब्यूट करेगा पोल्यूशन ऑफ द रिवर के, वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, शैल बी लायबल टू द प्रिस्क्राइब्ड पेनल्टी, अब उसको जो है पेनल्टी लगेगी। सब्सिक्वेंटली जो ग्रीन अर्थ लिमिटेड है एंगेज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर फॉर वेस्ट डिस्पोजल, द कॉन्ट्रैक्टर इलीगली डिस्चार्ज hazardous waste into the river, अब उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर ने उसको hazardous waste को रिवर में डाल दिया। ग्रीन अर्थ लिमिटेड contended that since it did not directly release the waste, the amended provision should not apply to it, कि वो उस पे नहीं लगना चाहिए। इन द लाइट ऑफ द प्रिंसिपल लेट द हिडन केस, हिडन केस को क्या बोलते हैं, मिस्चीफ रूल भी बोलते हैं, जिसके अंदर मिस्चीफ छुप जाती है, तो उस मिस्चीफ को, उस स्टोरी को, उस को छुपाने, मतलब ना छुपे, वो सामने दिखे, इसके लिए क्या है, हिडन केस है। डिस्कस हाउ द कोर्ट शुड इंटरप्रेट द प्रोविजंस, वुड ग्रीन अर्थ लिमिटेड भी लाइबल, की वो कैसे लाइबल है। अब ये नहीं है कि हिडन रूल जो है वो कहीं पे भी लग जाता है, नहीं, जब अगर जो लैंग्वेज है लो की वो अनक्लियर हो, एम्बिगुअस हो, तब लगता है वो, ठीक है, हिडन रूल हर जगह नहीं लग जाता। और क्यों लगाते हैं, क्योंकि कंपनी जो है वो शरारत करती है, मिसचीफ करती है, वो जैसे यहाँ पे देखो वो क्या कह रही है कि नहीं भाई हम तो खाली फैक्ट्री फैक्ट्री लिखा था, तो फैक्ट्री तो ही हुआ, वो कोई फैक्ट्री थोड़ी नहीं है, फिर हम जो हम थोड़ी ना डिस्पोज कर रहे हैं, कोई और डिस्पोज कर रहा है, हम हमें क्यों बोल रहे हो, तो हम तो नहीं कर रहे हैं, जो भी हम लायबल नहीं होंगे उसके लिए, वो ये कह रहे हैं। तो उसके लिए ही मिसचीफ को उसकी पकड़ने के लिए, उसको समझाने मतलब सुधारने के लिए, जो भी है हम मिसचीफ को पकड़ के उसको रेमेडी देने के लिए, इसलिए हम इस हिडन रूल को क्या करते हैं, यूज करते हैं। और जब इंटरप्रिटेशन में एक से ज्यादा का मीनिंग छुपा होता है, जो भी मतलब इंटरप्रिटेशन हो रही है वो एक से ज्यादा की होती है, ताकि तभी तो वो क्या बोलते हैं, एम्बिगुअस होता है हमारा, और क्लियर नहीं हो पाता कि इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है टू इंटरप्रेट। तब हम क्या यूज करते हैं, हिडन रूल। देखो, where the language used in statute is capable of more than one interpretation, ठीक है, एक से ज्यादा का जब इंटरप्रिटेशन हो अगर statute के अंदर, तो आपको क्या होता है, most firmly established rule for the construction is
hidden case. The intention of this rule is always to make such construction. उसका क्या इंटेंशन रहता है कि ऐसा कंस्ट्रक्शन बने जो सप्रेस कर दे मिसचीफ को कम करे और एडवांस करे रेमेडी को दे अकॉर्डिंग टू द ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन। कि वो लेजिस्लेशन का पीछे का ट्रूली इंटेंट क्या था, उसको बनाया ही क्यों गया था, क्यों बनाया गया था फैक्ट्री के उसको, कि मतलब क्यों, क्योंकि वो रिवर्स को गंदा कर रहे थे, पल्यूट कर रहे थे, इसलिए मेन ऑब्जेक्टिव तो वही था कि वो साफ रहे, है ना। तो वो इंटेंशन था उनका। सो द कोर्ट शुड मेक such construction as will suppress the mischief and advance the remedy and suppress the such as inventions and evasions for the continuance of the mischief। ठीक है, it is to be noted क्या कि that while applying the hidden case courts will be bound to look at the state of the law at the time of passing of the enactment and not only its as it then stood। खाली उसी को नहीं देखना चाहिए कि वो कैसे तब दिख रहा है, बट उसको उसके बियॉन्ड जाना चाहिए। ठीक है, टाइम ऑफ पासिंग ऑफ द एनेक्टमेंट के टाइम पे कैसे था वो उसको देखना चाहिए, बट फिर उसके बाद क्या होगा, बट अंडर द प्रीवियस स्टैट्यूट्स टू, उसको पुराने वाले भी देखना चाहिए कि उसने जो पहले बनाया था जैसे फैक्ट्री वाला, उसको भी देखो तुम, उसने जो अमेंड किया उसको भी देखो, तुम सबको देखो, खाली एक ही को मत देखो। ओके, सो देखो Also, this rule can be applied only if there is any ambiguity। और वो तभी अप्लाई हो सकता है अगर उसके अंदर क्या हो, ambiguity हो in the present law। In the given question, the court would adopt an interpretation that suppresses the mischief and advances the remedy। Therefore, जो Green Earth Limited cannot avoid liability, से वो avoid नहीं कर सकता liability को, because the pollution was caused through an independent contractor। Since the amendment was enacted to prevent such evasions, उसी को ही बचाने के लिए उसने दूसरा amendment किया था। तो ग्रीन और लिमिटेड क्या हो जाएगी, लाइबल हो जाएगी। फर्दर इन द गिवन क्वेश्चन मिसचीफुल कुड बी इन्वॉल्व। यहाँ पे इन्वॉल्व क्यों हो सकता है, क्योंकि जो प्रोविजन है कैपेबल है एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन की, इसलिए जो लैंग्वेज है वो क्लियर बनाने के लिए और अनएम्बिगुअस बनाने के देयर वुड बी नो नीड टू रिजोर्ट टू दिस रूल। ओके, क्या है, बिकॉज द प्रोविजन इज कैपेबल ऑफ मोर देन वन इंटरप्रिटेशन हैड द लैंग्वेज वर क्लियर एंड अनएम्बिगुअस देयर वुड नो बी। अगर वो क्लियर होता, अनएम्बिगुअस होता, तो कोई भी जरूरत नहीं होती है इस रूल को लगाने की, लेकिन वहां पे थोड़ा सा एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन आ रहा था, तो वो क्लियर नहीं था, एम्बिगुअस था, इसलिए हमने वहां पे लगाया। लेकिन अगर वो क्लियर होता, अनएम्बिगुअस होता, तो हम उधर नहीं लगाते इट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20। मिस राशिदा कुरैशी इज एन इंडियन नेशनल। द फॉलोइंग इवेंट्स ओकर। क्या 5th अप्रैल को हुआ, राशिदा डिपार्टेड टू India to take a full-time employment with luxury fashion house in Milan, Italy। ओके, और सितंबर 2025 को मिस राशिदा रिटर्न टू इंडिया ब्रीफली 12 डेज के लिए अटेंड करने के लिए अपनी बहन की शादी को, एंड देयर आफ्टर रिजॉइन हर एम्प्लॉयमेंट इन मिलान। व्हाट इज द राशिदा's residential status and the provision of the FEMA 1999 onwards during the period of the employment? Does her 12-day visit जो है उसकी वजह से कुछ चेंज होगा उसके स्टेटस में? क्या होता है फेमा के अकॉर्डिंग, कोई भी बंदा जो है, पर्सन जो है, वो बाहर जाता है इंडिया से काम वगैरह के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है, बिजनेस वगैरह के लिए जा रहा है, तो वो तभी के तभी जब वो निकलता है, जब वो जाता है, तभी उसको क्या बोलते हैं, पर्सन रेसिडेंट इन पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बोलते थे, तभी के तभी बोलते थे। और वो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के लिए क्या हो जाता है, सीज हो जाता है, नहीं बोलते उसको फ्रॉम द डेट ऑफ डिपार्चर। ठीक है, चाहे वो कितने दिन रहा हो उस फाइनेंशियल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, हमें मतलब नहीं है, लेकिन वो जब गया हम तभी उसको क्या मान लेंगे, हम पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया मान लेंगे। और अगर वो थोड़े दिन के लिए आ भी रहा है, किसी भी टेम्पोररी काम के लिए आ रहा है, या टेम्पोररी रिटर्न के लिए आ रहा है, कि थोड़े दिन छुट्टियां मनाने आ गया है, जिस वजह से भी आया, उसकी वजह से उसके रेसिडेंशियल स्टेटस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, यानी कि वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, और 12 दिन की विजिट की वजह से उसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्टेटस पे। देखो, मिस राशिदा डिपार्टेड on 5th April 2025 specifically to take up employment। Employment के लिए गई थी luxury fashion house in Milan। As to section 25 of the Foreign Exchange Management Act 1999, a person who has gone out of the India, जो इंडिया के बाहर गया या फिर इंडिया में इंडिया के बाहर गया for the purpose of taking up employment, gone out of India, or who stays outside India for the purpose of taking employment outside India, ceases to be a person resident in India। क्या होता है, cease हो जाता है for person resident in India from the date of departure irrespective of the number of days। जितने भी दिन के लिए चाहे उसने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर स्पेंड किया हो इंडिया के अंदर, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ टेम्पररी रिटर्न के लिए, इसलिए वो क्या हो जाएगी, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो जाएगी। अब इम्पैक्ट अगर वो टेम्पररी रिटर्न होती है 12 दिन के लिए वेडिंग विजिट के लिए, हर 12-day रिटर्न इन सितंबर 2025 फॉर हर सिस्टर्स वेडिंग डज नॉट अल्टर स्टेटस। उसके स्टेटस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, कोई अल्टरेशन नहीं होगा।
a temporary return for the purely personal पर्पस के लिए without any change in the intention of purpose कि भाई अब तो मैं इंडिया में काम करूंगी, इंडिया में ही रहूंगी, उसका इंटेंशन चेंज नहीं हुआ था, थोड़े दिन के लिए आई थी, अपनी सिस्टर की वेडिंग के लिए आई थी, तो उसकी वजह से कोई भी ट्रिगर नहीं होगा या चेंज नहीं होगा उसका रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर FEMA. The determinative factor is the purpose and the permanence of the state, not merely the physical presence. खाली physical presence से कुछ नहीं होता, उसका इंटेंशन देखना पड़ता है, उसका पर्पस देखना पड़ता है. फाइनल कंक्लूजन क्या है, मिस्टर राशिदास रेसिडेंशियल स्टेटस टू 5 FEMA में क्या हो जाएगा थ्रू आउट द पीरियड फ्रॉम 5 अप्रैल से क्या हो जाएगा इंक्लूडिंग द 12 डे, उस 12 दिन को भी गिन के पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो जाएगा. नाउ चार्ज रजिस्ट्रेशन 30 days फ्रॉम द क्रिएशन. यस, एक्सटेंशन मिल जाती है 30 दिन की. एड वोलरम फीस देख के देनी होती है. फॉर्म कौन सा होता है, CHG1 एंड CHG9 फॉर डिवेंचर्स. चार्ज सेटिस्फेक्शन सेक्शन 82 30 days फ्रॉम द फुल पेमेंट. ओके, एक्सटेंशन 300 days का मिलता है. चार्ज 4 एंड फॉर्म और फॉर द सर्टिफिकेट फॉर्म CHG5. प्रिजर्वेशन रिकॉर्ड्स कितने दिन के लिए, रजिस्टर है द परमानेंट इंस्ट्रूमेंट 8 साल के लिए. 8 years काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिस्फेक्शन, नॉट ROC सर्टिफिकेट डेट. ओके, देन है एम्प्लॉइज सिक्योरिटी डिपॉजिट. इसमें क्या होता है, एनुअल सैलरी जितना या उससे कम ही आप ले सकते हो डिपॉजिट के लिए. मस्ट नॉट बी, पर क्या होना चाहिए, नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होना चाहिए. पब्लिक कंपनी कॉरम के लिए क्या होता है, 1000 या उससे कम है तो 5000 से 5000 15, 5000 से ज्यादा है 30. मस्ट बी पर्सनली प्रेजेंट. प्रॉक्सीज को हम एक्सक्लूड करते हैं. LLP कॉम्प्रोमाइज अप्रूवल क्या होता है, मेजोरिटी नंबर्स होनी चाहिए, यानी कि 75% वैल्यू होना चाहिए. ट्रिब्यूनल ऑर्डर 50% नहीं देखते हम, क्या देखते हैं 3/4 वाला देखते हैं. और क्या, ट्रिब्यूनल ऑर्डर मस्ट बी फाइल्ड विद ROC विद इन 30 days. ओके, लिस्टेड आउट कंपनी कार्व्स आउट क्या होता है, प्राइवेटली प्लेस्ड NCDs और NCRPs उनको हटा देते हैं हम. जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होता है, अगर खाली वही है तो हम उनको क्या करते हैं, हटा देते हैं. उनको हम नहीं मानते कि वो लिस्टेड है. अनलिस्टेड इक्विटी प्लस लिस्टेड प्राइवेट डेट नॉट अ लिस्टेड कंपनी. शेयर अगर इक्विटी लिस्ट नहीं कर रखी और लेकिन हम लिस्टेड है पर प्राइवेट लिमिटेड, उसको भी नहीं मानते. स्मॉल कंपनी स्लैब्स क्या होती हैं, 10 करोड़ और 100 करोड़. होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनीज कैन नेवर बी स्मॉल कंपनी. अनपेड डिविडेंड पेनल्टी क्या होती है, 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के साथ. नीति कंपनी एग्जाम्प्ट होती है डिविडेंड के, अगर 16 उससे कम का होता है 3 मंथ का नोटिस देना पड़ता है बोर्ड पे. और क्या करना होता है, लोकल न्यूज़पेपर पे लोकल लैंग्वेज में ही एक डिक्लेरेशन देनी होती है. ओके, इंटरनल ऑडिट स्लैब्स क्या होते हैं, 25, 50, 100 एंड 200. 25 for deposits, 50 for आपका पेड अप, एंड योर 100 फॉर लोन एंड टर्नओवर 200. ठीक है, लोन थ्रेशोल्ड अप्लाइज इफ एक्सीडेड एनी पॉइंट ऑफ टाइम. गवर्नमेंट फर्स्ट ऑडिटर क्या होते हैं, 60 days कैप को देते हैं, 30 days BOD को देते हैं एंड 60 days फिर EGM में मेंबर्स को देते हैं. होल्ड्स ऑफिस अंडर द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट स्टेज. LLP डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या था, मिनिमम 2 इंडिविजुअल्स होते हैं. डेजिग्नेटेड पार्टनर फर्स्ट रेसिडेंट 120 या उससे ज्यादा. ओके, अमेंडमेंट 182 अमेंडमेंट हुई थी 182 से, नहीं ये याद मत करो, खाली 120 डेज याद करो LLP के लिए. उसके बाद रिपील एक्ट रेफरेंस सेक्शन 8 GCA ऑटोमेशन रीरूट एंड रीनेक्टेड सेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा. अच्छा, आपको एक केस अगर याद रहे नाम तो अच्छी बात है, रेफर करके आ सकते हो. सर्जरी मिस्चीफ रूल क्या होता है, हिडन केस सप्रेस द मिस्चीफ और एडवोकेट हमें एडवांस क्या करता है, रेमेडी देता है. सप्रेसेस द सडन मेंशंस एंड इवेजन सप्लाइज एंड एम्बिग्यूटी. फेमर रेजिडेंशियल का क्या होता है, determinable factors purpose and permanence of the stay. Leaving India for the employment is immediately और ROI मान लेते हैं. ओके, सेक्शंस देने हैं ढंग से आपको सब कुछ देखो. और अगर आप हेडिंग्स वगैरह देखे करोगे तो प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना, मार्क्स बढ़ते हैं. ऑल द बेस्ट.